तो स्टैट्स ये हैं कि 50 to 60% मेन एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ हैव हेयर लॉस। आई एम नॉट सेइंग हेयर फॉल तो सबको है, हेयर लॉस। फीमेल्स में ये आंकड़ा कुछ 30 to 40% है और जनरली ये माइल्ड रहता है। हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग इस डिफरेंस को समझते हैं। हेयर फॉल एक नॉर्मल हेयर की साइकिल है जिससे कोई हमें इन द लॉन्ग रन लॉस नहीं होता। हेयर लॉस बालों की कमी है। अब हेयर लॉस बाल पतले होने से होता है, धीरे धीरे रूट के मर जाने से होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल से होता है। आपके बाल जितने गिर नहीं रहे हैं उससे कम ग्रो बैक हो रहे हैं। जो क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं लोग, जिनका डाइट बिल्कुल बेकार है, जिनकी लाइफस्टाइल बेकार, उनके बाल गिरते ज़्यादा हैं और उतनी प्रोपोर्शन में ग्रो बैक नहीं होते हैं। मेल हार्मोन बॉडी हेयर को बढ़ा रहा है और स्कैल्प हेयर को कम कर रहा है। जहाँ पे बाल नहीं चाहिए वहाँ पे बाल बढ़ते चले जा रहे हैं और जहाँ बाल चाहिए वहाँ पे बाल कम होते जा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें मेल हार्मोन की वजह से हो रही है। आई फाउंड माई आंसर। मैं कितनी बार लोगों को देखती थी चेस्ट पे बहुत बाल हैं मगर सिर पे बाल नहीं है। कितने बाल रोज के गिरना इज नॉर्मल और हमें नहीं घबराना चाहिए। डज मास्टरबेशन कॉज हेयर लॉस? So question that people want to know about. We'll talk about hair transplant. Can you walk me through the process please, step by step? So hair transplant पहले तो जिन लोगों के बाल अभी अच्छे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जैसे 2-3 चीज़ें आप बताना चाहें। तो एक तो आपका जेनेटिकली अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपका 90% काम तो वहाँ पे हो गया, बट फिर भी उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए। Hi, Dr. Karang Hello. Krishna. So I'll directly start with the questions that I've got on the list. But before that, I'd like to know कि आप अभी कहाँ occupied हैं? Just before we start with the questions. कहाँ नहीं, मेरा मेन वर्क इज taking care of patients and taking care of their hair. So my main center is in Safdarjung Enclave, New Delhi, and then we have a couple of centers more in Punjabi Bagh and Gurgaon Golf Course Road. So these are my professional commitments, but now I am 75% doctor and 25% entrepreneur. So हमारा expansion भी चल रहा है and so that's the other side of the table that we have thinking like an entrepreneur. So वो भी है and then I have launched in like my channel, my YouTube channel and my Instagram channel. उसको मैं थोड़ा सा lifestyle की तरफ भी लेके जा रहा हूँ because I was not a very fit person till a few months back, but now I've put my life on track and trying to exercise more, physically fit, mentally fit. Trying to be What do you mean happy. by उतने physically मतलब आप fit नहीं थे? In what way? नहीं मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और सोना जो नहीं कि अब टाइम पे। नहीं है। अब बेटर हो रहा है, अब बेटर हो रहा है। स्टिल जर्नी चल रही है वो, बट अभी इट्स बेटर। तो उस पे वर्क चल रहा है मेंटली, यू नो टू बी इन अ मोर हैप्पियर स्पेस एंड वी आर गोइंग इनटू वेलनेस आल्सो नाउ। सो मेरा वो भी है कि यू नो आई एम गोइंग टू बी लाइक समबडी हु कैन एडवाइज पीपल हाउ टू बी वेल। इट्स बियॉन्ड फिट, इट्स नॉट जस्ट फिट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, बट बी वेल ओवरऑल. So emotionally, mentally, physically, you know, a bit of spiritually also, financially. So that's another. Correct me if I'm wrong. So this episode is about hair health. Yes. I know dermatology में बहुत कुछ cover होता है, but we are only talking about hair Yes, today. yes. And if I'm not wrong, hair has actually a lot to do with your lifestyle. Yeah. And the way you sleep and the stress that you Absolutely, take. absolutely. Wellness. Yes. So I think it's very much connected to what you do. Yeah. That's why because it's a part of what we have been doing, but now उसको और formally करेंगे थोड़ा सा. So, Right. Yes, yes. And I see you've got great hair. हाँ, I mean working on it. I'm not genetically blessed with good hair. Please tell me a little about So it. my father is bald. So as we all know, hair loss has a genetic background to it. Yes. 80% is because of bad genes. Hair-wise, bad genes. Oh shit, we can't do anything about it. And we can't do anything about it. And unfortunately, many of my family members have hair issues, which I figured out pretty early. क्योंकि मतलब as we told you, I have been as a young man, as a student, as a medical student into fitness and into taking care of yourself, of myself. तो hair wise मैंने पहले ही समझ गया था कि थोड़ा सा मामला ख़राब है. So I've been working on it. Diet
आई टेक केयर ऑफ माई डाइट, दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो मैं करवाता हूँ, खुद पे करता हूँ। मैं सब जानना चाहती हूँ। आई तो होप यू डोंट माइंड नो नो शेयरिंग नो नो ऑल व्हाई दैट। नॉट, यही मैं पेशेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ। हाँ। और लाइक फॉर माई सेल्फ, मैं भी एक पेशेंट ही हूँ हेयर का, तो मैं भी उन ट्रीटमेंट्स को लेता हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। वो खुद भी लोग, कई पेशेंट पूछते हैं हाँ। कि अगर आप होते तो करते। मैंने बोला मैं होता नहीं, मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ। सो सारी ट्रीटमेंट्स जो इफेक्टिव हैं हेयर लॉस के लिए, दवाइयाँ वो मैं ले रहा हूँ। आपको ये प्रोफेशन चूज करने में डर नहीं लगा? आई मीन गिवन द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली विद हेयर तो प्रॉब्लम। उसके पहले ही ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुका था मैं, उस पर वर्क चालू हो गया था। हाँ। तो इनफैक्ट वो एक अलग एक मोटिवेटर था ये प्रोफेशन चूज करने का, कि यू नो आई हैव सीन इन माय फैमिली पीपल स्ट्रगलिंग विद हेयर लॉस एंड क्या उससे इम्पैक्ट होता है, आई हैव सीन दैट। और मेरे हमेशा से था कि ठीक है, आई विल डू समथिंग इन दिस बिकॉज दिस इज कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन। और ये बढ़ने ही वाली है। एंड वी हैव सीन दैट आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई। सो बिकॉज वी सॉ इट अर्ली कि लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हेयर पे। लाइफस्टाइल, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे, जो आपने बताया कि आप सो रहे हैं कि नहीं, जो सारी प्रॉब्लम्स इस जनरेशन के लोगों को है, तो वो मैंने मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड, मैंने थोड़ा सा फोर्स ही किया और इसलिए मैंने ये अपना प्रोफेशन बनाया अपना। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट मैं हेयर की सब स्पेशलिटी में इसी ले गया बिकॉज आई थॉट ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, पीपल आर गोइंग टू नीड सोल्यूशंस, गुड सोल्यूशंस फॉर इट, सो दैट्स व्हाई। आपका जो भी, आपने जिस तरह भी अपनी प्रॉब्लम को डील किया, इफ यू कैन बी रियली ऑनेस्ट एंड टेल मी, आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो उस पे? नहीं, सो अगर 10 इज कि क्या इतना मैंने केयर की और ट्रीटमेंट किया और हाउ यू डेल्ट विद योर इशू? सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस में इट्स 10 आउट ऑफ 10। लाइफस्टाइल में इनिशियली आई वुड से इट वाज 7 ओनली, बट अब आई वुड से इट्स 9. It's worked much better on the Very lifestyle few part. people can say that about themselves. नहीं, I'm proud of it कि again I accepted. My wife was after me कि नहीं, you know, the lifestyle is not going in the right side, or diet or sleep. So I accepted it and I worked on it. तो वो ठीक है अब. And medication wise also I'm doing everything possible really. मेरा tablets भी चलती हैं, lotions भी हैं, कुछ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट भी मैं करवाता हूँ अपने ऊपर, जिससे आई वॉन्ट माई हेयर नॉट जस्ट प्रोफेशनली, आई लव माई हेयर, और मैं चाहता हूँ कि ये बने रहें एटलीस्ट 20 साल तक तो बने रहें। तो ये जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, ये इंडिया में ज़्यादा है या अब्रॉड भी ऐसा ही है? स्टैटिस्टिक्स देखिए, स्टैट्स की बात करें तो ज़्यादा एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, रेस टू रेस बहुत ह्यूज वेरिएशंस नहीं है। देयर आर सम रेसेस विच आर ब्लेस्ड विद गुड हेयर। वो रेसेस हैं जैसे जो मिडिल ईस्टर्न रेसेस हैं, वो काफ़ी गुड है। इंडिया में नॉर्थ इंडियंस हैव बेटर हेयर यूजुअली देन यू नो अदर पार्ट्स, बट बहुत ह्यूज वेरिएशंस नहीं है। बॉल्डनेस इज़ अ पैंडमिक, इट्स ग्लोबल, और चाहे वो कॉकेशियन रेस हो, इंडियन रेस हो, एशियन रेस हो, मिडिल ईस्टर्न रेस हो, हर जगह बॉल्डनेस इज़ एन इशू, और विद ईच पासिंग ईयर वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। बिकॉज एक ये भी मानना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन भी बॉल्डनेस की तरफ है, बिकॉज हेयर इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे धीरे धीरे टेलबोन खत्म हो गई, धीरे धीरे अपेंडिक्स छोटा हो गया, वैसे हेयर का कोई यूज नहीं है बॉडी को, तो धीरे धीरे ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारे जो पूर्वज थे, लेट्स इवन 2 generations before us, they were hairy, men were hairy in general, but अब you see less, you know, men are becoming less hairier, and it's not just on the body, it's on the scalp also. Actually, you're right. We don't technically need hair, right? We don't need hair. It's useless. वो कि भाई ठंड से बचाना, we don't need that anymore. We are not, we are sorted. तो वो human evolution भी baldness की तरफ जा रहा है। अगर आप कॉमिक्स याद करो, एक महामानव होता था, which is the most advanced man, is depicted as bald. So, you know, people who are, so ये है human evolution. This is not a very good thing to know, to learn about. हाँ, मतलब ये धीरे धीरे हमाम में सब नंगे होंगे, तो then you will not be concerned about hair loss at all. But till that happen, you know, it's a social need. सकते हैं, evolution को पकड़ के रोक तो नहीं सकते, but इसको slow कर सकते हैं। Slow कर सकते हैं, जब तक ये है when you are the odd one out, you want to work on it, but then there will be a time in many years from now, maybe 100 years, 200 years from now, and more like almost 90% people are bald. तो जो hair वाले होंगे बोलेंगे नहीं, हमें normal दिखना है, let's remove the hair. Who knows, that time will come soon. Okay, actually,
आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ दिस पॉडकास्ट कि अरे वाह मेरे को अच्छे मोमेंट्स मिल जाएं और कुछ ऐसे गूज बम्स वाले मोमेंट्स और मैं इंट्रोडक्शन बढ़िया बना पाऊँ. आई एक्चुअली मीन इट. मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था कि एवोल्यूशन उस तरफ जा रहा है और अभी आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है. ये है इट्स अ फैक्ट. नॉट अ गुड थिंग टू लर्न, पर ठीक है हमारा तो निकल जाएगा तब हमारा टाइम निकल जाएगा. हमारा टाइम निकल गया. यस, पता नहीं कैसे लगेंगे विदाउट हेयर, बट प्रॉब्ली वही ज़्यादा सुंदर होगा उस समय. हाँ एक्चुअली वही है. एक्सेप्टेंस के ब्यूटी के तो कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है. हर किसी का अपना नजरिया है और चेंज होता रहता है. इंडिया में फेयर ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा. कॉकेशियन कंट्री में टैंड ऑब्सेशन है जी. सो यू नो दैट्स ट्रू. एंड एक टाइम था महीन होठ खूबसूरत माने जाते थे. मुझे याद है मैं बच्ची थी तो ऐसी बोल वाह बड़े महीन होठ है इसके. अभी वही लगता है क्यों है महीन. इन्होंने अब फिलर्स करवाते हैं लोग, फुलर लिप्स. तो वो तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं. हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग इस डिफरेंस को समझते हैं. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज हेयर फॉल एक नॉर्मल चीज़ है. बाल है तो बाल गिरेगा, वो उसकी एक साइकिल होती है. रूट ग्रोइंग फेज में होता है, फिर रूट स्लीपिंग फेज में जाता है तो बाल गिरता है. जनरली एक सर के बाल की एज 3 ईयर्स मानी जाती है, फिर वो बाल गिरता है, एक नया बाल उगता है. ये है हेयर फॉल. 3 साल तक बाल ग्रो होते हैं और फिर वो गिरते हैं. ये एक एक्सेप्टेड वो है. प्लस इसमें आपको कोविड हो गया, फीवर हो गया, मानसून आ गया तो पहले भी गिर सकते हैं, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाल तो हेयर फॉल एक नॉर्मल हेयर की साइकिल है जिससे कोई हमें इन द लॉन्ग रन लॉस नहीं होता. हेयर लॉस बालों की कमी है. अब हेयर लॉस बाल पतले होने से होता है, धीरे धीरे रूट के मर जाने से होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल से होता है. आपके बाल जितने गिर रहे हैं उससे कम ग्रो बैक हो रहे हैं. तो जिन लोग जो क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, लोग जिनका डाइट बिल्कुल बेकार है, जिनकी लाइफस्टाइल बेकार है, उनके बाल गिरते ज़्यादा हैं और उतनी प्रोपोर्शन में ग्रो बैक नहीं होते हैं. तो एट वन मोमेंट ऑफ टाइम आपको जहाँ 100 बाल सर पे दिखने चाहिए, आपको 80 दिख रहे हैं, 70 दिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. तो वो भी एक तरह का हेयर लॉस है. बट जनरली हेयर लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर थिनिंग विच इज लॉस ऑफ वॉल्यूम एंड एक्चुअल रिडक्शन इन नंबर ऑफ रूट्स. तो ये है हेयर लॉस जो धीरे धीरे बॉल्डनेस या लड़कियों में मांग का चौड़ा होना, लड़कों में फोरहेड का ब्रॉड होना, बॉल्ड पैचेस आना, उसमें करता है. हेयर फॉल ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच इज टोटली नॉर्मल और वापस ग्रो बैक हो जाते हैं वो हेयर. तो हेयर फॉल में हमें लॉन्ग टर्म डैमेज जनरली नहीं मिलता है. हेयर लॉस इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म डैमेज. कितने बाल रोज के गिरना इज नॉर्मल और हमें नहीं घबराना चाहिए? सबके लिए अलग अलग. जिनके बहुत हेवी बाल हैं, नॉर्मल स्कैल्प है, उनके लिए दिन के 100 बाल गिरना नॉर्मल है. क्योंकि आपके सर पे 1 लाख बाल हैं, उसमें से कुछ बाल गिरेंगे और फिर वो ग्रो होते रहेंगे, वो साइकिल चलती रहेगी. लेकिन जिसके सर पे धीरे धीरे प्रॉब्लम है और बाल कम हो गए हैं, उनके लिए 100 बाल गिरना नॉर्मल नहीं है. तो 100 का जो नंबर हम सुनते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है. हाँ, ये बहुत कॉमन मिथ है. सबको बोलते हैं कि 100 बाल, सब बोलते हैं 100 बाल गिरना नॉर्मल है. लेकिन 100 बाल उसके लिए गिरना नॉर्मल है जिसके बहुत अच्छे बाल हैं, नॉर्मल हेयर हैं. जो हेयर इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके बाल ऑलरेडी 30-40% कम हैं नॉर्मल से, उनके लिए 30-40-50 हेयर गिरना नॉर्मल है, उससे ज़्यादा एब नॉर्मल है. तो अगर आपके सर पे आपको लगता है आपको कोई हेयर इशू नहीं है और अचानक मानसून में आपके दिन के 50-100 बाल गिर रहे हैं, तो आपको इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपके सर पे बाल हैं, आप हेयर थिनिंग से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है विद टाइम बाल ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो 30-40 बाल गिरना भी, पर्टिकुलरली अगर वो पतले महीन बाल गिर रहे हैं, तो ये परमानेंट लॉस हो सकता है. तो किस पॉइंट पे एक बंदा आइडेंटिफाई करे कि भाई मेरे बाल ज़्यादा गिर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि हम डिनाइल में रहते हैं. हाँ, सो ये सही है, क्योंकि अगर आपके नंबर वाइज 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं दिन के, वो आप कैसे काउंट करोगे? तो कोई नहीं है. इसके लिए एक्चुअली हम लोग ने कुछ टेस्ट बनाए हैं कि आप अगर आपको लग रहा है कि एक्सेसिव गिर रहे हैं, तो आप 3-4 दिन उसको इकट्ठे करिए, पैकेट में डालिए और उसको एक रफ काउंट कर लीजिए. तो उसके ये होम टेस्ट होता है. प्लस इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है बेसिन टेस्ट. आप हल्के से गीले बालों को कोम्ब करिए 5-6 बार और उसको काउंट कर लीजिए कितने बाल गिर रहे हैं बेसिन में. हाँ, बेसिन में, वाइट बेसिन पे वाइट गॉज लगा के, कॉटन लगा के उस पर इकट्ठा करके गिन लें आप. तो अगर आपके 100 से कम बाल गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है. बट यहाँ पे सिर्फ, जैसे हमने बात की, सिर्फ नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं है, हेयर की क्वालिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द हेयर क्वालिटी एज वेल. तो अगर बाल आपके गिर रहे हैं, अगर उसमें से 20% से ज़्यादा छोटे महीन बाल हैं
उनकी थिकनेस कम है, उसका लेंथ कम है। अब आपको 10 बाल आपके गिरे और आपको 8 बाल दिख रहे हैं तो नॉर्मल हेयर है, लेकिन 3 बाल आपको ऐसे दिखे कि बड़े छोटे छोटे बाल, तो ये अलार्म साइन है। आपके अगर 40 बाल भी गिर रहे हैं, 100 नहीं गिर रहे हैं और 40 गिर रहे हैं, लेकिन उस 40 में से 20 पतले छोटे बाल हैं, तो ये अलार्म साइन है। इसका मतलब बाल निकल ही नहीं पा रहा पूरी तरह से और पहले ही टूटा जा रहा है। पहले टूट रहा है और वो ऑलरेडी टाइम के साथ पतला हो गया है, रूट ऑलरेडी कमजोर हो रखी है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि जो बाल टूट रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के टूट रहे हैं या उसमें थिन हेयर बहुत हैं, छोटे हेयर बहुत हैं। जैसे ही छोटे हेयर दिखने शुरू हो गए, मतलब ये अलार्म साइन है, टाइम टू टेक एक्शन। कोई और बड़ी बीमारी भी हो सकती है हेयर लॉस का रीज़न? हेयर लॉस का तो बड़े सारी रीज़न है। जो सबसे कॉमन है वो जेनेटिक है, लेकिन अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, आपका विटामिन डी कम है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो इन सब वजहों से हेयर लॉस है। आपका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, तो हेयर लॉस इनफैक्ट इज़ अ साइन ऑफ इंटरनल डिजीज़। अपार्ट फ्रॉम जो हम नॉर्मल लड़कों की बॉल्डनेस देखते हैं वो एक जेनेटिक इशू है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द हेयर फॉल इज़ अ साइन ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम। कई बार हेयर लॉस की वजह से इंटरनल प्रॉब्लम डायग्नोज की जाती है डिपेंडिंग ऑन आपके हेयर के स्टेटस से। बिल्कुल बिल्कुल। सो हेयर लॉस लाइक योर स्किन एंड योर हेयर इज मिरर ऑफ योर इंटरनल बॉडी। फॉर दैट रीजन आई कैन से दैट एवोल्यूशन को इसको स्लो कर देना चाहिए बिकॉज वी स्टिल नीड हेयर। इफ यू सी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट यस, बट नेचर तो देखता है कि हमारे लिए क्या यूजफुल है। सो यस ओके। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी छेड़ा कि मेल्स के अंदर ज़्यादा दिखता है बॉल्डनेस का इशू। व्हाई इज इट सो? सो हेयर जो बॉल्डनेस जो हम देखते हैं, जो 90% जो बॉल्डनेस हम देखते हैं वो है हार्मोनल। और हार्मोनल मेल हार्मोन इज एंटी स्कैल्प हेयर। मेल हार्मोन सर के बालों को कम करता चला जाता है, इसीलिए लड़कों में बॉल्डनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि लड़कों में हार्मोन बहुत ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है। हाँ, जो मेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन से एक बाई सेकेंडरी हार्मोन बनता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हेयर किलर हार्मोन है। तो कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, हम कहते हैं रिसेप्टर, तो इन बालों पे वो रिसेप्टर आ जाता है, जिससे धीरे धीरे ये बाल खत्म होते चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बॉडी हेयर है केमिकली वो वही है, लेकिन उनमें होता है पॉजिटिव रिसेप्टर। तो मेल हार्मोन बॉडी हेयर को बढ़ा रहा है और स्कैल्प हेयर को कम कर रहा है। जहाँ पे बाल नहीं चाहिए वहाँ पे बाल बढ़ते चले जा रहे हैं, और जहाँ बाल चाहिए वहाँ पे बाल कम होते जा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें मेल हार्मोन की वजह से हो रही हैं। आई फाउंड माई आंसर। मैं कितनी बार लोगों को देखती थी चेस्ट पे बहुत बाल हैं मगर सिर पे बाल नहीं है। वो और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। पीपल हु आर हेयरियर टेंड टू हैव लेसर हेयर ऑन द स्कैल्प। इसीलिए फीमेल्स में सर पे बहुत बाल हैं एंड बॉडी हेयर इज लेस बिकॉज दे डू नॉट हैव दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन compared to other hormones that we have. Yes, correct. Okay. I mean, it's sad. They probably can't do much about that. That's anatomy. That's human anatomy. उस पे क्या कर सकते हैं? तो इससे मेल्स कैसे फाइट करें? मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू आई एम श्योर कितने लोगों को जवाब मिल सकता है। आप प्लीज बेसिक हेल्प तो बताइए कि इसकी कैसे कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आपको अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनके भी फैमिली में हेयर लॉस इश्यूज हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है बॉल्डनेस का। सो उनको पहले से जो हमने बेसिन टेस्ट डिस्कस किया, अगर आपको लगता है कि आपके बाल पहले से कुछ भी कम हुए तो आप ये बेसिन टेस्ट घर पे ही कर लें, देखने के लिए कि क्या जो बाल टूट रहे हैं उसमें से 20% से ज़्यादा पतले बाल हैं क्या। अगर हैं तो वही टाइम है एक्शन लेने का। एक्शन क्या लेना है? होम ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। होम ट्रीटमेंट मीन्स बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, लेस स्ट्रेस, गुड हैबिट्स लाइक नो स्मोकिंग, very less alcohol and any kind of substance abuse is not good for hair. तो वो एक्शन आप घर पे ले सकते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करिए। दूसरा, मेडिकल एडवाइस लीजिए, बिकॉज मेनी टाइम्स एज वी डिस्कस कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर बॉल्डनेस इन मेन इज हार्मोनल, जेनेटिक। उस पर आपका ज़्यादा बस नहीं है। तो वहाँ के लिए हमारा रोल शुरू होता है। कुछ मेडिसिन आती हैं, FDA अप्रूव्ड मेडिसिन हैं, कुछ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट हैं जैसे कि PRP मेडिसिन जैसे फिनास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं। सवाल थे तो इस पर तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी जैसी सिवियरिटी ऑफ हेयर लॉस, जिसकी जैसा एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को कस्टमाइज़ किया जाता है और उससे आप अपने हेयर की लाइफ बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेन कर सकते हैं फॉर बेटर हेयर।
एंड टू प्रिवेंट बॉल्डनेस। और अगर बॉल्डनेस आ ही गई बाय डूइंग प्रॉब्ली हम लेट हो गए या चीज़ें हमारे ऊपर काम नहीं की, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर विग्स, हेयर पैचेस, रिप्लेसमेंट, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन के बारे में ना हमने सुना बहुत बार है, बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, बट वी डोंट एग्जैक्टली नो न्यूट्रिशन से मतलब क्या है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम हरी सब्जियाँ और घर का वो दाल चावल जो हम खाते हैं, और एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं? दो तरह की न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो है, जो बाल जिस चीज़ का बनता है वो है प्रोटीन। हमारा बाल एक प्रोटीन है जी। तो हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपको हेयर इशू हैं तो आपको प्रोटीन पे खास तौर से ध्यान देना है। इंडियन डाइट इनहेरेंटली प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट है। आपने बात की दाल चावल ठीक है, लेकिन ये इतने अच्छे सोर्स नहीं है प्रोटीन के, तो आपको प्रोटीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? हम क्या खा सकते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। अगर आप फिश खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन मिल रहा है। एग खा रहे हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आई एम श्योर दैट्स अ रियल स्ट्रगल। बिकॉज हमारे आई थिंक आई डोंट नो द स्टैट्स बट एट लीस्ट 90% ऑफ इंडियंस आर प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन एंड आई एम श्योर 70% आर प्योर वेजिटेरियन। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है इन द फॉर्म ऑफ, आपको पहले से जानना है कि कहाँ प्रोटीन है और किस क्वालिटी का प्रोटीन है। हर मील में आपके लेग्यूम होना चाहिए। लेग्यूम मतलब दाल, छोले, राजमा, चने, ये सारी चीज़ें प्रोटीन सोर्स हैं। ह्यूज सोर्स नहीं है, अभी भी ये प्रेडोमिनेंटली कार्ब सोर्स हैं, लेकिन एटलीस्ट 14-15% आपको मिल रहा है प्रोटीन। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये अब वेजिटेरियन के लिए यही ऑप्शन है। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, सोया चंक्स खाएं या टोफू खाएं, तो ये सारे गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलता है, जहाँ पे आपको 25-40% प्रोटीन मिल जाता है, जो एब्जॉर्ब भी होता है बॉडी में। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। आपको टारगेट ये करना है कि कम से कम 1 ग्राम 1 पर केजी बॉडी वेट, या 1 ग्राम नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। उसका मतलब है कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप टारगेट करें कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन, प्रेफरेबली 70 ग्राम प्रोटीन आपके डाइट में होना चाहिए, जो ईजी नहीं है। तो रोटी, चावल, इन सब चीज़ों से प्रोटीन नहीं मिलता, बहुत कम प्रोटीन है। तो आपको दाल, छोले, राजमा, पनीर, सोया, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपको प्रोटीन मिले। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा तो मतलब जैसे पहले मैं भी, जब मैं मतलब मेडिकल स्कूल में नहीं था तो मैं प्योर वेजिटेरियन फैमिली का हूँ कि भाई प्रोटीन दाल खाओ, दाल में बहुत प्रोटीन है। बाद में चला दाल में तो बहुत कम प्रोटीन है, उसमें भी एब्जॉर्ब इतना अच्छा नहीं होता, बट ठीक है, अब इसी में हमें काम चलाना है जी। प्लस नट्स पे अब हमें उसके बाद प्रोटीन के बाद हमें चाहिए ओमेगा सप्लीमेंट्स, हमें चाहिए ओमेगा कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, 6, 9, वो भी वेजिटेरियन सोर्स में डिफिकल्ट है पाना। तो अब आपको नट्स लेने हैं। अखरोट खाइए, अखरोट इज वन ऑफ द, चिया सीड्स में होता है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड अब बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं, जो आपको खास तौर से इंक्लूड करना चाहिए, चाहे आप रात भर सोक करके लें या एज अ स्नैक खाएं, बट ये आपको खाना पड़ेगा। वॉलनट बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा कॉम्प्लेक्स का, तो वो आप दिन का 1 या 2 वॉलनट ज़रूर खाएं। प्लस आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताया ग्रीन, हरी सब्जियां जनरली अगर आप वेजिटेरियन डाइट भी देखो तो कहाँ हरी सब्जियां होती हैं, आलू ही होता है जनरली, या पनीर होता है, और क्वांटिटी बहुत कम आती है, और क्वांटिटी इतनी सी होती है। तो उस पर आपको खास तौर से ध्यान है। ब्रोकोली खाएं, पालक खाएं, पालक का सूप पी लें, पालक का साग खा लें, तो उससे आपको अच्छा आयरन मिलेगा। तो ये सारी डाइट में आपकी चीज़ें आपको कॉन्शियसली इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तब आपका एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो बालों के लिए चाहिए वो आपको मिलेगा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा पेन एरिया है। मैं देखती हूँ लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, मगर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि सच में लाइफ बिजी है। अभी आपने जो बातें मेंशन करी, अगर कोई इंसान सुन भी रहा है, बहुत कम लोग हैं जो सच में आगे जाके उतनी मेहनत कर पाएंगे, वो भी जो चीज़ आपको रोज़ करनी है, हर रोज़ करनी है, हर मील में करनी है, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए इशू ये है। नॉन वेज के लिए तो भाई ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटीन उन्हें खुल के मिल रहा है। वेज में प्रॉब्लम ये है कि दाल में प्रोटीन कम है, और जिन चीज़ों में प्रोटीन है वो लोग ज़्यादा खा नहीं पाते। पनीर कितना खा लोगे आप? एक दिन नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपकी लिमिट है। फिर ज़्यादा पनीर खा के कई लोगों को मिल्क के से लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी इश्यूज हैं कई लोगों को, वगैरह आती है, एंड काफ़ी नॉर्मल है इस तरह के इश्यूज होना। लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है, मतलब उतना भी अनकॉमन नहीं है। मेरे खुद के घर में 1-2 लोगों को है। मिलता है। और जब से ये
पहले ऐसे 10 साल पहले तो ये वर्ड पता भी नहीं था ज़्यादातर लोगों को, अब ये पता चला है और अब ये डायग्नोसिस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, राइट। तो आई थिंक तो एक बार रिवाइज करते हैं। सोया चंक्स हो गए, देन nuts हो गए, I think yes. almonds and almonds is good, walnuts are good, all kind of seeds. Kaju is not good. Kaju is high source of calories, fat, too much fat. उसके अलावा I guess chia seeds is a very good source of protein, yes, and omega, yes. Then और क्या हो सकता है, फ्लैक्स सीड्स हो गई, सनफ्लावर सीड्स, एक डब्बा भर के रख लो आप, और ऐसे मुट्ठी भर के स्नैक की तरह करो, एक स्नैक की तरह आप खा, एक मुट्ठी खाना ठीक रहेगा, ज़्यादा धीरे। कई बार ओवर ईटिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर इंडाइजेशन अगेन है तो कैलोरी रिच फूड ये भी, तो थोड़ा सा वेट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा ड्राई फूड खाने से सारी प्रॉब्लम्स आ तो सकती हैं, जिनको डोमिनोज फूड कहा जाता है। जैसे आलमंड खा रहे हैं, लेकिन अब आलमंड खाए जा रहे हैं भाई। लोग काजू किशमिश को भी बड़ा हेल्दी समझते हैं, लेकिन इतने हेल्दी है नहीं काजू किशमिश, तो हाँ मतलब तो कंट्रोल में ठीक है, बट हाँ जैसे चिया सीड्स वगैरह में क्या करती हूँ ना, शायद किसी की मदद हो जाए इसलिए शेयर कर रही हूँ, कि 1 कप में पानी लिया और उसमें 2 स्मॉल स्पून जो होते हैं, टी स्पून, वो 2 चम्मच मैंने चिया सीड्स डाल दी सुबह में, शाम में बिना दिमाग लगाए बस गुड़ सारा, बस नहीं सही है। आई थिंक हेल्दी डाइट का यही तरीका है, बस कर लो। हाँ ये मैं सालों से कर रही हूँ, इट हेल्प्स, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। बिल्कुल 100%। पीपल आर नॉट अवेयर, चिया सीड्स के तो इतने बेनिफिट्स हैं, इट्स अमेजिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। विल टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। कैन यू वॉक मी थ्रू द प्रोसेस प्लीज, स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है? सो हेयर ट्रांसप्लांट पहले तो सबके लिए नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट कई बार आजकल लोगों को लगता है हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है। तो अगर आपका कोई एरिया बॉल्ड हो गया है तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। पहले बीच में बड़ी एडवर्टाइजिंग भी चली थी कि द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस इज हेयर ट्रांसप्लांट, विच इज़ रॉन्ग। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर बॉल्डनेस इज हेयर ट्रांसप्लांट। तो आपको एक सर्टेन स्टेज का वेट करना होता है बिफोर डूइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेस है इट्स अ माइनर सर्जिकल प्रोसेस। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम सर के यहाँ के बाल, जिसको हम परमानेंट रूट्स बोलते हैं, कई बार बॉडी के, बियर्ड के, बॉडी के हेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो भी हेयर परमानेंट रूट्स हैं, जो समय के साथ हार्मोन की वजह से थिन आउट नहीं होते, उनकी रूट को हम निकालते हैं और जो एरिया बॉल्ड हो गया है उस पे इम्प्लांट उसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे ये रूट बाल बनाती हैं और फिर वो उस जगह के लिए वो नेचुरल बन जाती हैं। फिर वही बाल उगेंगे, थोड़े से गिरेंगे, फिर उग जाएंगे। तो उस बॉल्ड एरिया के लिए ये परमानेंट ट्रीटमेंट बन जाता है। हार्डकोर साइंस। इट्स अ साइंटिफिक थिंग, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमें देखना होता है कि कौन से हेयर परमानेंट है, कौन से रूट्स परमानेंट है, उनको निकालना है। तो ये पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। इसमें पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, तो ये एक अच्छी बात है। स्कैल्प को सुन करके हमारा सारा प्रोसेस हो जाता है। कितने टाइम लगता है इसमें? आमतौर पे एक एवरेज ट्रांसप्लांट में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी चल रही है तो। और आप जाग रहे हैं उसमें, आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। अगर आप, कई पेशेंट हमारे सो भी जाते हैं, कंफर्टेबल हैं, सो गए, म्यूजिक, बट जनरली लोग जागते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, ब्रेक्स होते हैं, उसमें वो अपना कोल्ड कॉफ़ी, एक हल्का सा सैंडविच, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सिंपल प्रोसेस होता है ये। अब इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं। एक तो एनेस्थीसिया देना है, लोकल एनेस्थीसिया। फिर हम एक चीज़ को कहते हैं स्लिट मेकिंग, जहाँ पे जो एरिया बॉल्ड है वहाँ पे हम छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स बनाते हैं। फिर होता है ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, जहाँ से हमें जो रूट निकालने हैं उसको एक एक रूट को निकाला जाता है स्किन के अंदर से। ये तो बहुत लंबा ये बड़ा इंट्रिकेट प्रोसीजर है, बड़ा इंट्रिकेट है। इसमें मतलब बड़े सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स परफेक्टली होने चाहिए। बालों का निकालना, बालों का प्लेसिंग, किस एंगल से लग रहे हैं, किस डेंसिटी पे, किस डेप्थ पे बाल जा रहे हैं, वो हर चीज़ को फैक्टर इन किया जाता है। तब जाके आपको एक अच्छा एस्थेटिक, तब वो ग्राफ्ट अच्छे से ग्रो होता है और आपको एक एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट मिलता है। इसमें 3-4 दिन पेशेंट को रेस्ट करना होता है, एक केयर करनी पड़ती है। हम लोग कुछ स्प्रे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो आप वो केयर करते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, आपको पेन कम हो, आपकी स्वेलिंग ना आए, और फिर उसके बाद लाइफ धीरे धीरे 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाती है। फिर आप नॉर्मली शैम्पू यूज़ करोगे? आपके कोई स्पेशल शैम्पूज होते हैं उसके लिए? हम लोग देते हैं, माइल्ड शैम्पू देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच बैलेंस, सल्फेट फ्री शैम्पू हम देते हैं। बट लॉन्ग रन में कुछ ऐसा स्पेशल शैम्पू की नीड नहीं है। तो वो भी एक थोड़ी सी मार्केटिंग है, हेयर फॉल शैम्पू एंड वॉल्यूम, वो थोड़ी सी मार्केटिंग होती है। बट जो भी अच्छी क्वालिटी का आप शैम्पू आपको अच्छा लगता हो, पहले से आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वही सेम आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
अच्छा, और कोई स्पेशल वो होते हैं इसके लिए जो ख्याल रखना हो चीज़ों का? हम उसके बाद पेशेंट को स्मोकिंग से के लिए थोड़ा सा हम ज़्यादा फंसी होते हैं कि आप स्मोकिंग 3-4 दिन करें। पहले से लेके 1 हफ्ते तक बंद करो, जी। आगे भी ना करो तो और भी अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ अ हेयर किलर। न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की, न्यूट्रिशन पे पेशेंट्स को नॉलेज देते हैं कि अब थोड़ा सा इन जो रूट्स को हमने डाला है उसको जी। नरिश करो, तो अच्छा खाना खाओ। कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करने को भी देते हैं, कुछ सीरम्स देते हैं लगाने को, जिससे आपकी ग्रोथ थोड़ी सी और बेटर हो जाए, आपकी हेयर केयर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बट नथिंग स्पेशल। कोई स्पेशल ऑयल या कोई स्पेशल शैम्पू या इस तरह का ही हेयर कट आप करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेचुरल, आपके नेचुरल बाल बन जाते हैं, ज़िंदगी बन जाती है हाँ, नॉर्मल। फिर आप अपना नॉर्मल सारा जो पहले करते थे वही करें, बट इन अ बेटर वे। आप कहीं हम लाइफस्टाइल पे बड़ा फोकस रहता है हमारा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कॉस्ट कितनी होती है ट्रीटमेंट्स की? तो ये वेरी है, कॉस्ट बहुत ही वेरीड कॉस्ट है, क्योंकि ये एक सर्विस है, एक डॉक्टर की प्रोफेशनल फ़ी है। अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे जाके करें तो 2 to 3 लाख रुपीस का खर्चा आता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स इसमें काफ़ी कॉस्टली होते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रीयूज़ हो, डिस्पोजेबल हो, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। तो अगर आप रीयूज़ करते हो इक्विपमेंट को तो आप कॉस्ट कम कर दोगे, बट क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इक्विपमेंट भी इंडियन इम्पोर्टेड बड़े सारे अलग अलग तरह के आते हैं। तो अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं तो 2 to 3 लाख रुपीस का खर्चा आता है इसमें। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट रफली दिस पैच, अगर मुझे ऐसे हाइट बतानी हो तो कितना पैच होगा? अच्छा, ओके। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही बाल की क्वांटिटी में है। सो जब भी हम प्राइस की बात करते हैं कि इंडस्ट्री नॉर्मल बन गया है पर ग्राफ्ट, कि कितने बाल लग रहे हैं, एक बाल का आप क्या चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट निकलता है। तो जनरली इंडिया में 50 to 100 रुपीज़ एक रेंज है, 75 इज़ द एवरेज पर ग्राफ्ट। और एक ग्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? ग्राफ्ट एक बालों का गुच्छा होता है, नेचुरली अकरिंग गुच्छा होता है, जिसमें 2, 3, 4 बाल होते हैं। तो अच्छा, इतने छोटे होते हैं ग्राफ्ट? हाँ, ग्राफ्ट बिल्कुल पतले बारीक से होते हैं, 0.7 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है। बड़ा हिस्सा होता होगा ऐसे। नहीं, इतने मतलब बाल समझो, आपके लिए वो एक बाल है, बट डॉक्टर के लिए वो एक ग्राफ्ट है। एक ग्राफ्ट में 2-3 रूट्स होती हैं, लेट्स से 2-3 रूट्स होती हैं। तो ये जो आप ट्रांसप्लांट करते हैं बालों का, ऑब्वियसली उसमें से भी बाल झड़ते होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो रीग्रोथ हो जाती है वो साइकिल से हमने कहा हेयर फॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हेयर फॉल होता है, ये तो नेचुरल साइकिल है। ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी हेयर फॉल होता है, फिर से बाल ग्रो हो जाते हैं। आपको कभी ऐसे आपके पेशेंट्स परेशान करते हैं, आपने बाल लगाया था निकल रहा है, क्या करूं? बिल्कुल, और ये कंसर्न जेन्युइन है। इनफैक्ट हम लोग का मतलब इसको कहते हैं ना, पोस्ट सर्जरी सर्विस बड़ी स्ट्रांग है हमारी, और इसमें पेशेंट से लगे रहते हैं। क्योंकि अब हमें खुद सोचो, मैं भी सोचता हूँ, अगर मैं अपने ऊपर ट्रांसप्लांट करता हूँ, एफर्ट लेता हूँ, पैसे खर्चता हूँ, या कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करता हूँ, तो ये हमारे डॉक्टर के लिए कहना आसान है कि हो सकता है रिजल्ट ना आए, मेडिकल काम में होता है ये सब, लेकिन पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो। तभी उसने टोल बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है। मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई आप बेड से उठ के क्लिनिक तक आए, यू आर ब्रेव, आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप नहीं भी आ सकते थे, बट यू स्टिल टुक दैट एफर्ट कि आप आए। आप अपने थोड़ा सा पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए, ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए कर रहे हो। देखिए, हार्ट अटैक आया तो भाई मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, फिर भी आप आए हो, आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया है। तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट का इरिटेट होना, पेशेंट का अपसेट होना बिल्कुल जेन्युइन है। और फिर वहाँ पे हमारा डॉक्टर का दूसरे साइड की थी कि मेडिकल काम जो मैं बेस्ट कर सकता था वो कर दिया, बट हैंड होल्डिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पेशेंट केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको सपोर्ट, एक सही गाइडेंस देना कि भाई टेंशन मत लो, ये आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। आप इस माइंडसेट से कैसे फाइट करते हैं? लाइक ऑफ कोर्स, लाइक यू सेड 25% ऑफ व्हाट यू डू इज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? एंड 75% इज मेडिसिन, द मेडिसिन पार्ट। तो यहाँ पे आप इस माइंडसेट से कैसे फाइट करते हैं? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वुड प्रोबेबली नॉट सी इट एज अ मेडिकल इशू, दे विल सी इट एज अ ब्यूटी इशू, एंड a beauty procedure, and I'm not even sure कि इंश्योरेंस इसको कवर भी करता हो। I don't think इसको कवर करता होगा। इंश्योरेंस बिल्कुल कवर नहीं करता ना। ये तो आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अगेंस्ट जाता है, दैट इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉट कवरिंग इट। सो बिकॉज आई थिंक इट शुड नॉट कवर, बिकॉज हेयर लॉस ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अ चॉइस बेस्ड ट्रीटमेंट। आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर इंश्योरेंस वगैरह आने लगेंगी फिर तो जिसको नहीं भी चाहिए, ही विल ऑल्सो और शी विल ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट। तो इसमें आई थिंक इंश्योरेंस नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आई डोंट नो, कई बार ये एक नीड भी बन जाती है, पर्टिकुलरली फॉर मतलब नॉट फॉर, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरी मैन, बट मेनी टाइम्स फॉर अ यंग अनमैरिड bald man it's a problem
एंड it is. वो नहीं भी चाह रहा है, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो फाइनेंशियली इतना सक्षम नहीं है एंड दे एक्चुअली टेक लोन्स टू डू अ ट्रांसप्लांट. तो वहाँ पे कई बार लगता है कि इंश्योरेंस में होना चाहिए, बट दैट इज़, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज़ डिबेटेबल. और अगर इंश्योरेंस कवर करती हैं तो आई थिंक शुड बी, मतलब इट्स गुड फॉर द पेशेंट्स आई थिंक, बट आई डोंट नो उनका बिजनेस साइड अलग है. ऑप्शनल चीजों को कवर नहीं करते. नहीं करेंगे, वरना फिर वो ऑप्शनल. आई थिंक आईवीएफ भी फॉर द सेम रीजन कवर नहीं होता. नहीं है, बट वही आईवीएफ लाइक वेरी गुड एग्जांपल. अगेन आई नेवर थॉट ऑफ इट. लेकिन आप देखो तो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है. इट्स सच अ इमोशनल ट्रॉमा फॉर कपल्स, इनफर्टिलिटी. तो देखो मे बी सो वी पे लाइक पेशेंट्स पे GST ऑन अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, बट देर आर कंट्रीज जैसे स्पेन में अभी GST हटा दिया गया है फ्रॉम अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज दैट फॉर मेनी पीपल इट्स अ इमोशनल ट्रॉमा. इट इज फॉर श्योर. या नो, हम आर्ग्यू करते हैं कि एक्नी इज नॉर्मल, बट उसका ट्रीटमेंट तो कवर्ड है. और देयर आर सो मेनी डिजीजेज जैसे वाइट स्पॉट, ल्यूकोडर्मा इंडिया में बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है. मेलास्मा फिर भी ब्यूटी साइड पे आ जाता है, बट विटिलाइगो तो डिजीज माना जाता है. लेकिन उससे भी कोई दर्द नहीं हो रहा, उसमें कोई आपको इचिंग नहीं हो रही, लेकिन इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा हो जाता है कई लोगों के लिए कि ट्रीटमेंट इज अ नेसेसिटी फॉर देम. कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है. सेम इज विद हेयर लॉस इन पर्टिकुलरली इन यंग मैन. इट्स अ, मतलब वो काफ़ी एक इमोशनल टोल लेता है वो हेयर लॉस. आई हैव सीन दैट बिकॉज मेरा काम ही ये है हेयर लॉस पेशेंट से डील करना. तो आई हैव सीन रियली बैड केसेस ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हेयर लॉस. आई कैन इमेजिन. तो आई थिंक हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इंश्योरेंस कवर, कुछ इंश्योरेंसेस कवर करने लगे इसको. सर कितनी बार लोग अपने वेट को लेके इतने कंसर्न्ड होते हैं कि पूरी जिंदगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफर करते हैं. ये वैसी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो. हाँ, मतलब एक वो नज़रिया ठीक है, जो पीपल जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉट बॉदर्ड, ग्रेट फॉर देम, बट एक सोशल पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा चैलेंज है हेयर लॉस. जस्ट लाइक मे बी ओबेसिटी और यू नो पिगमेंटेशन. इस टॉपिक पे तो मूवीज बन चुकी हैं इंडिया में. दो बड़ी पॉपुलर मूवीज भी हैं. जी कि भाई अगर बाल नहीं है तो लड़के को शादी में प्रॉब्लम आ रही है. वो बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट, दोनों मूवीज ने बड़ा अच्छे से डिपिक्ट किया है उसको. बिल्कुल. जिन लोगों के बाल अभी अच्छे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जैसे 2-3 चीज़ें आप बताना चाहें, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? तो एक तो आपका जेनेटिकली अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपका 90% काम तो वहाँ पे हो गया, बट फिर भी उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए. जी, तो मैसिव इशू. तो उसमें हमने डाइट की बात कर ली. तो जिसको कहते हैं बालों में चमक बनी, बाल तो हैं लेकिन बालों में चमक बनी रहे, रूखापन ना रहे, दिखने में सुंदर लगे. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका डाइट है कि आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उस पर आप ध्यान दें. प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन एंड ओमेगा सप्लीमेंट्स एंड बायोटिन, आयरन. तो उससे आपका नॉर्मल हेयर फॉल भी कम रहेगा. दूसरा, आप एक्सटर्नली क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बताइए उसके तो बारे में. इसमें अब हम क्या हेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं नॉर्मली. सबसे कॉमन है शैम्पू. बाल तो धोना ही है, और बाल धोने के लिए हम क्यों साबुन का इस्तेमाल नहीं, क्यों हम शैम्पू. क्या है शैम्पू? तो शैम्पू एक वो साबुन है जिसमें कंडीशनर भी है, जो थोड़ा सा माइल्ड है, क्योंकि स्किन में ऑयल ग्लैंड्स बहुत हैं. हमने स्किन में एक रफ साबुन भी लगा लिया, थोड़ी देर में ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होके उसको वापस नरिश कर देंगे. हेयर डेड टिश्यू है, हेयर में इतना ऑयल ग्लैंड नहीं है, डेड टिश्यू है. तो जो भी ऑयल आ रहा है वो स्किन से आ रहा है. तो अगर आपने अपने बालों में बहुत रफ शैम्पू यूज़ कर लिया तो वो ड्राई हो गए, वो लस्टरलेस हो गए, उनकी रिकवरी इतनी आसान नहीं है. तो इसीलिए हम जिसको कहते हैं ना माइल्ड शैम्पू यूज़ करना. माइल्ड शैम्पू वो हैं जो ऑयल निकाल भी रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सेसिवली नहीं निकाल रहे हैं, ताकि आपके बाल ड्राई झाड़ू जैसे ना हो. सेकेंड, आपके शैम्पू में या तो कंडीशनर हो या आप अलग से शैम्पू के बाद कंडीशनर करें. तो आप कंडीशनर रेकमेंड करते हैं? जिनकी बालों में फ्रिजीनेस है, जिनके बालों में ड्राइनेस है, उनको जरूर कंडीशनर यूज करना चाहिए. कंडीशनर लगा के बाल पतले हो जाते हैं, ये एक मिथ है. कंडीशनर लगा के बाल लिम्प हो सकते हैं. जैसे अगर आपके बाल पतले हैं, फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन बाल पतले नहीं होते. कई लोग बोलते हैं ना, नहीं शैम्पू से या कंडीशनर से हमारी बॉल्डनेस का कारण शैम्पू था, हमारी बॉल्डनेस का कारण था क्योंकि कंडीशनर था. ऐसा नहीं है. अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं, शैम्पू करने के बाद फ्रिजी झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो आपको कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए. बट कंडीशनर तो नीचे लगाया जाता है. नहीं, शैम्पू नीचे, हाँ, लेंथ पे, जैसे फॉर फीमेल लेंथ पे. तो बालों पे लगाना है, स्कैल्प लगाने की जरूरत नहीं है कंडीशनर. लड़कों को भी शैम्पू की तरह स्कैल्प नहीं रगड़ना है कंडीशनर. आपके बालों की लेंथ पे लगाइए, पेस्ट की तरह ऊपर से लगा लीजिए और 2 मिनट के बाद धो लीजिए, आपका काम हो गया. तो ये कंडीशनर है. तो इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. क्वालिटी अच्छी मीन्स हम लोग देखते हैं pH.
तो pH 5.5 हो, जिसको हम pH बैलेंस शैम्पू कहते हैं, उसमें केमिकल कम से कम हो। कौन से केमिकल? सल्फेट कम हो जो बालों को ड्राई करता है, पैराबेन्स, प्रिजर्वेटिव्स कम हो, तो ये चीज़ें लॉन्ग रन की यूज़ में इतनी हेल्दी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप हर्बल शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो कई लोग घर में बना लेते हैं रीठा शिकाकाई से, ग्रेट, बट अदरवाइज अच्छी चीज़ें हैं बालों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रीठा शिकाकाई तो बढ़िया। आजकल कोई बात नहीं करता उसके बारे में ज़्यादा। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप वो रीठा शिकाकाई वाले शैम्पू खरीदते हो वो तो यूजलेस है, उसमें तो 0.1% रीठा शिकाकाई है, बाकी तो नॉर्मल है, बस नाम लिखने वो के लिए नाम चाहिए। वो मार्केटिंग के लिए है। बट अगर आप घर पे कई लोग प्लांट से तोड़ के पहले बनाते थे, अब वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। ऑयलिंग के बारे में जनरली डॉक्टर से आपने सुना होगा कि नहीं करना चाहिए, नेगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑयलिंग इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर द हेयर, बालों की लेंथ के लिए, इसके लिए, रूट के लिए नहीं है ऑयल। कोकोनट ऑयल, दैट आई डिड नॉट नो। आलमंड ऑयल इज नॉट फॉर द रूट, इट्स फॉर कंडीशनिंग। जो आपने बताया ना, कंडीशनर तो हम लेंथ में लगाते हैं, ऑयल इज अ कंडीशनर। ओह माय गॉड, ऑयल आपको अपने लेंथ पे लगाना है। बिल्कुल अलग सोच रखा था अभी वो तक। हमारे कल्चर में है कि चंपी करो, ये करो, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वो आप पानी से भी चंपी कर लोगे तो भी ब्लड सर्कुलेशन उतना ही बढ़ जाएगा जितना नारियल के तेल से बढ़ेगा। सो हफ्ते में एक बार या 2 बार आधे घंटे के लिए आप अपने बालों पे ऑयल लगा लीजिए, उससे बालों में चमक रहती है और उससे बालों में एक शाइन रहती है, बालों का थिकनेस अच्छा रहता है। सेकंड, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। तो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं, जेल, वैक्स, हेयर मूज, हेयर क्ले, ये कभी कभी आप यूज़ करिए जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई फोटो शूट है, महीने में 2-3 बार बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट उसको थोड़ी देर बाद धो लीजिए। आप पार्टी से घर पे आए, उसको आप धो लीजिए। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप स्कैल्प पे लगा के छोड़ देते हो, 3 दिन तक छूट गया, तो फिर वो आपकी स्किन में जा सकता है, आपके हेयर रूट को डैमेज कर सकता है। बट अगर आप 4-5-6 घंटे पर उसको वॉश कर रहे हो तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एंड हॉट टूल्स दूसरा है वही हॉट टूल्स में। तो हॉट टूल में जब आप लेंथ पे कर रहे हैं तो आपके रूट पे डैमेज नहीं हो रहा, राइट, लेकिन आपके बाल उससे थोड़ा सा डेफिनेटली ड्राई और ब्रिटल हो रहे हैं। तो अपने पार्टी से आए, हल्का सा थोड़ा सा ऑयल करके, अगर आपके पास टाइम है, उसके बाद आप वॉश कर लो, तो आपका जो भी डैमेज था वो पार्शियली रिपेयर हो गया। प्लस अगर आप प्रोफेशनल नीड है, आपको ज़्यादा ब्लो ड्राई कर रहे हो, स्टाइलिंग पर्मिंग कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, तो आपके बालों में डैमेज तो है। उससे आपके बाल, कई अगर आप लेडीज से बात करो जो काफ़ी ज़्यादा आयरनिंग का इस्तेमाल करती, बोलते बाल ड्राई हो रहे हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, डबल स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, तो आपके हेयर शाफ्ट को आप डैमेज कर रहे हो। बट जो नया बाल आ रहा है वो अनटच्ड आ रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है, तो आपका लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं है। लेकिन जिस बाल पे आप एक्सेसिव हीटिंग कर रहे हो वो बाल तो डैमेज होता है, जरूर मतलब होता है। ये ऐसी चीज़ है जो रिपेयर की जा सकती है अगर आप इन प्रैक्टिसेस को रोक दो। हाँ, मतलब अगला बाल जो आएगा वो ठीक आएगा। अगला बाल तो ठीक है। अगर हमने एक्सेसिव कर दिया, बालों को अब्यूज भी कर दिया, तो भी अगला नया बाल तो नॉर्मल अनटच्ड आ रहा है। लेकिन अब वो उस पर्टिकुलरली फॉर लेडीज वो लेंथ आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो आप डैमेज बालों के साथ जी रहे हो। तो आपको लिमिटेड यूज करो, लिमिटेड यूज में प्रॉब्लम नहीं है, अब्यूजिंग में प्रॉब्लम। लिमिटेड अगर हम नंबर्स में बात करें तो हफ्ते में 1 बार एक्सेसिव हीटिंग इज ओके, ब्लो ड्राइंग हफ्ते में 2 बार इज ओके, बट उसको आप कंडीशन कर लो, ब्लो ड्राई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कर ही कोई सकते प्रॉब्लम हैं, नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। कोल्ड सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो कोल्ड सेटिंग से ड्राई करती हूँ, तो बिल्कुल तभी अच्छे बाल हैं आपके। ओके, एंड हीटिंग टूल्स के लिए ये बोला जाता है कि अगर आप वो कौन से सीरम्स होते हैं, अगर आप वो लगा के कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट प्रोटेक्टिंग जो सीरम्स होते हैं उससे कम प्रॉब्लम है। आपने कोट कर दिया तो जो आपके बालों का अंदर का जो क्यूटिकल है वो थोड़ा सा सेव हो गया। अच्छा। एक तरह से अपने हेलमेट पहन लिया आपने, तो थोड़ी बहुत चोट लगी तो वो हेलमेट बचा लेगा आपको। ओके, फिर भी ज़्यादा नहीं करना, फिर भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक लिमिट तक वो सेव कर सकता है आपको। शैम्पूज़ के लिए आप कोई पर्टिकुलर शैम्पूज़ हैं जो आप रेकमेंड करते हैं? अब नहीं, मैं जनरली जो पेशेंट, अगर आप कभी मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखें उसमें शैम्पूज़ होते नहीं है पेशेंट, लेकिन पूछते हैं कुछ तो शैम्पू बताओ। जब आपको फीस दी है, आप एक्सपर्ट हैं, हाँ, कुछ फीस दी है तो आपको कुछ तो बताओ। तो कुछ ऐसे शैम्पूज होते हैं जिसमें माइनर हेयर स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें कैफीन, सॉ पाल्मेटो, बायोटिन और वही पीएच बैलेंस वाले जो शैम्पूज होते हैं वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। बट पेशेंट को भी बता देता हूँ कि इतना भी ज़्यादा कोई गेम चेंजर नहीं है ये शैम्पू कितनी देर तक आपके सर पे रहते हैं? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, उससे ज़्यादा कौन रख पाता है सर पे शैम्पू? आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, अच्छा लग रहा है सुन के। फिर वो बस आपको शैम्पू को साबुन की तरह इस्तेमाल करना है और वो साबुन की तरह ही काम करता है, अनलेस
कभी मैं मेडिकल वजह से देता हूँ, डैंड्रफ की वजह से शैम्पू देता हूँ, या कुछ लोगों के सर पे बैक्टीरिया आ जाता है उसकी वजह से मेडिकेटेड शैम्पू जब देता हूँ तो अलग बात है। कीटोकोनाजोल, कुछ सेट्रिमाइड बेस्ड शैम्पूज होते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, जिसमें हम आपको चाहते हैं कि आपका बैक्टीरिया कम हो जाए, तो मैं उनको स्पेशली बताता हूँ कि ये मेडिकेटेड शैम्पू है, जितने दिन तक के लिए बोल रहा हूँ इतने ही दिन तक यूज़ करना है, हर दिन यूज़ नहीं करना, लगा के कम से कम 5 मिनट छोड़ना है, तब वो दवाई की तरह काम करेगा। बट अदरवाइज एंटी हेयर फॉल शैम्पूज में मैं बिलीव नहीं करता। कोई पेशेंट पूछता है मेरे से स्पेसिफिकली तो मैं गाइड कर देता हूँ उसको, बट उसमें या एक नॉर्मल, इफ आई कैन यूज द नेम, लेट्स से पैंटीन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक आई डोंट नो मिथ है या एक्चुअली वर्क करता है, अनियन के लिए, अनियन के वाटर के लिए बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ सुनी है। डज इट रियली वर्क? हाँ, सो आई वुड से इट्स नॉट यूजलेस, इट वर्क्स एट अ माइल्डर लेवल। अगर आप चाहते हो कि कुछ मैं होम ट्रीटमेंट करूं, मेरा माइनर हेयर लॉस है, तो मेरा भी फर्स्ट रिकमेंडेशन अनियन जूस ही होता है कि आप हफ्ते में 3 बार 20 मिनट्स के लिए लगाइए, फिर वॉश कर लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा बहुत हेयर स्टिमुलेटिंग एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। इनफैक्ट कई ऐसे एलोपैथिक सीरम्स भी आते हैं जिसमें एलियम सीपा इज़ बेसिकली अनियन, उसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली जो सल्फर वाला पार्ट होता है वो हल्का सा हेयर रूट स्टिमुलेटिंग है। मैजिक नहीं है, गेम चेंजर नहीं है। मतलब कोई ऐसा गेम चेंजर है क्या होम गेम रेमेडीज चेंजर में? होम रेडिंग में अनफॉर्चुनेटली गेम चेंजर नहीं है, जैसे आपको एक वाव इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन अर्ली हेयर लॉस में, सीजनल हेयर लॉस में, जब आपको कोई मेजर इशू नहीं है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा हेयर लॉस में जब हमने आपको मेडिसिन वगैरह बताई हैं तो वो आप करिए। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं अनियन जूस क्या मैं लगा लूँ, तो बिल्कुल लगा लो, आपको 2-3% और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, एंड कोकोनट ऑयल की बहुत तारीफ होती है, डज इट रियली वर्क? नॉट फॉर हेयर लॉस, नो, नॉट एट ऑल। कोकोनट ऑयल वगैरह लगाना एक हमारे लिए कल्चरल चीज़ है। कोकोनट ऑयल का काम है बालों को, वही जो आपने कहा लेंथ पे लगाना है, नीचे लगाना है, कंडीशनिंग इफेक्ट है कोकोनट ऑयल का बहुत ही बढ़िया, बट रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि फिर केरला में लोगों के बाल इतने अच्छे क्यों हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस, क्योंकि कोकोनट ऑयल वो बड़े समय से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, केरला वाले तो और भी बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, तो सबका मिला जुला के वो है। कोकोनट ऑयल का हेयर रूट में, घने बालों में, मेरा ये मानना है, और कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन साइंटिफिक यही है सच कि रूट्स पे कोई रोल नहीं है कोकोनट ऑयल का, बट कंडीशनिंग के लिए, हेयर लेंथ के लिए काफ़ी अच्छा रोल है। कई लोग इसको चेहरे पे भी लगाते हैं। हाँ, कंडीशनिंग इफेक्ट है बिल्कुल। आप स्किन के लिए, आपकी स्किन की नमी के लिए कोकोनट ऑयल से बेटर कुछ है ही नहीं। डैंड्रफ के लिए कीटोकोनाजोल नाम से एक केमिकल है जो यूज़ किया जाता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन बेसिकली। तो कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जी, जो टैबलेट भी है, लोशन भी है और शैम्पू भी है जी। तो सबसे फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड शैम्पू फॉर डैंड्रफ इज कीटोकोनाजोल, 1% 2%। इट्स अ शैम्पू, मतलब दवाई इन अ शैम्पू बेस। तो ये सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड है, और जो भी फंगस अभी हमारे सर पे डैंड्रफ दे रहा है वो काफ़ी अच्छे से इससे ट्रीट भी हो जाता है। इसको लगाने का सही तरीका ये है कि जनरली मैं हफ्ते में 2 से 3 बार रिकमेंड करता हूँ। लगा के अच्छे से स्कैल्प पे रब करके 5 मिनट छोड़ना है और फिर वॉश करना है, तब वो एक इनफ कॉन्टैक्ट हमें देना पड़ता है, तब वो दवाई की तरह काम करेगा। बहुत प्रॉब्लम ये होती है बस लोग लगा के धो लेते हैं, तो फिर वो सिर्फ साबुन बना, वो दवाई नहीं बनी। लेकिन आप 5 मिनट छोड़ दोगे तो दवाई की तरह काम करेगा और आपके डैंड्रफ को कंट्रोल में रखेगा जी। बट ये क्योर नहीं है, डैंड्रफ का कुछ भी क्योर नहीं है। ये आपने उस समय आपका ट्रीट हो गया, मतलब समझो कि ये फीवर की तरह होता है, डैंड्रफ आएगा, ठीक होगा, फिर आएगा। तो जब भी एक्सेसिव डैंड्रफ हो तो आप ये कीटोकोनाजोल शैम्पू, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सारे ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड चलेगा क्या? हाँ, हम लोग मतलब एज डॉक्टर्स हम लोग बिल्कुल ब्रांड प्रेफरेंस नहीं करते हैं, तो जो भी अच्छी कंपनी का है जो आपको आपके बजट में लग रहा है वो आप लेके यूज़ कर सकते हैं उसको। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? नॉट मच, लेकिन जो पुराने कीटोकोनाजोल, जो आजकल तो नए फॉर्मुलेशंस काफ़ी बेटर आ गए, लेकिन जो पुराने शैम्पूज़ हैं उसका जो शैम्पू बेस है वो रफ़ होता है थोड़ा, तो आपके बालों में थोड़ी सी रफनेस आ सकती है एट द मोस्ट। अदरवाइज कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस आप एलर्जिक हो किसी कंपोनेंट के। अगर कीटोकोनाजोल की बात करें तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो आप हमेशा के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं? आइडियल हम लोग कर सकते हैं थेरेटिकली, बट मैंने अब थोड़ा सा प्रिस्क्राइबिंग चेंज की है। मैं जनरली अगर मुझे लगता है कि 2-3 महीने हो गए हैं पेशेंट को यूज़ करते हुए, तो मैं चेंज कर देता हूँ सॉल्ट उनको। एंटी फंगल दूसरे का और आता है साइक्लोपिरोक्स,
उस पर कर देता हूँ, क्योंकि अगर लगातार आप एक ही दवाई यूज़ करते रहें तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, फंगस रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि 2 महीने कीटोनोजोल यूज़ कर लिया, अब साइक्लोपिरोक्स यूज़ कर लो, फिर 2 महीने बाद वापस। तो आप अगर रिसाइकिल करते रहते हो, साइकिलिंग करते रहते हो एंटी फंगल की, तो वो काम करता रहता है आपके लिए। And you can use it for years. You can use it for years. We like there are many patients जो 10-10 साल से जिनको डैंड्रफ की मेजर इश्यूज हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल शैम्पू बंद कर दो, यही यूज़ करो, 2-2 महीने पे बस स्विच करते रहो। मिनॉक्सिडिल बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, स्पेशली रील्स में, और बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये हीरो प्रोडक्ट? तो मिनॉक्सिडिल एक बेसिक हेयर लॉस मेडिसिन है जो पिछले 1986 तो ऑलमोस्ट 40 साल से यूज़ हो रही है फॉर हेयर लॉस। और ये एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है, ये लोशन फॉर्म में भी आती है, आजकल टैबलेट फॉर्म में भी मिलने लगी है, जिससे आपका जो अगर अर्ली हेयर लॉस है वो कंट्रोल में हो जाता है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, मिनॉक्सिडिल रूट लेवल पे ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। आप बोलते हैं ना चंपी करके ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो मिनॉक्सिडिल दवाई की तरह वो मिनॉक्सिडिल लोशन वही काम कर देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है आपके रूट्स में, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है। प्लस एक हेयर साइकिल बैलेंसर है, जो उसको हम बोलते हैं ना ग्रोइंग फेज, एनाजन फेज ऑफ हेयर, उसको ये प्रोलॉन्ग करता है। तो आपका आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ यूज़ आपका हेयर फॉल कम कर देता है ये। तो मिनॉक्सिडिल एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है जो कई सालों से हेयर लॉस के लिए यूज़ की जा रही है। अगेन कोई साइड इफेक्ट्स हैं इसके? मिनॉक्सिडिल के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जो कन्वेंशनल मिनॉक्सिडिल प्रोडक्ट्स प्रिपरेशंस होते हैं वो अल्कोहल बेस में होते हैं, उससे लोगों को इचिंग होता है, सर पे फ्लेकिंग हो जाती है, कई लोग हेडेक भी कंप्लेन करते हैं, कई लोगों को वो अल्कोहलिक की वो स्पिरिट की स्मेल आपको पता है कैसी होती है, उससे एक एलर्जी आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मिनॉक्सिडिल में देखी जाती हैं। मिनॉक्सिडिल टैबलेट आजकल हम बहुत यूज़ करते हैं, उसमें हेडेक एक साइड इफ़ेक्ट है, उसमें वाटर रिटेंशन मेंशन किया गया है साइड इफ़ेक्ट। तो वेट बढ़ता है उससे? वेट मतलब वाटर रिटेंशन, हाथ पैर में सूजन आना। अच्छा, तो ओके। वैसा होता है तो फिर बंद कर दी जाती है मेडिसिन। तो हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, मिनॉक्सिडिल के भी हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल सुपरविजन में उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सेफ़ हो जाता है, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा, आपको एक ऑल्टरनेटिव बता देगा या बता देंगी वो। सो बाय एंड लार्ज इट्स अ रिलेटिवली सेफ एंड माइल्डली इफेक्टिव हेयर लॉस मेडिसिन। और अगेन यूज टू हो जाती होगी बॉडी? लॉन्ग टर्म में यूज टू हो जाती है, जो आपके लिए आप जनरली हम लोग 5% रिकमेंड करते हैं। धीरे धीरे बॉडी आपने 4-5 साल यूज़ कर लिया, 5% आपके लिए वर्क नहीं करता, तो हायर स्ट्रेंथ्स भी अवेलेबल होते हैं, मिनॉक्सिडिल बूस्टर्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बस दे आर सेफ, दे आर ओके। लाइक अगेन अगर आप बात करें कि व्हाट इज़ बेटर, नॉट यूजिंग सेफ्टी वाइज, नॉट यूजिंग वर्सेज यूजिंग, आई वुड से नॉट यूजिंग इज़ बेटर सेफ्टी वाइज। लेकिन हम हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते हैं, तो रिस्क बहुत कम है। अब थोड़ी सी इचिंग हो गई, थोड़ा सा हेडेक अगर हो भी गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, और उसका रिवॉर्ड अच्छा है कि आपका हेयर लॉस, हेयर की लाइफ बढ़ जाती है। बट अगर आपको सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो ऑफ कोर्स देन इट इज़ नॉट वर्थ यूजिंग, हम कोई और ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। बट बेसिक्स टू स्टार्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इसको सेफ ही माना जाता है। साइड इफेक्ट्स अगर हैं भी तो बहुत माइनर है, बहुत कम लोगों में होते हैं। ओके। बस 1-2 प्रॉब्लम है जो मिनॉक्सिडिल यूज़र हैं, जो मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनको ही बचाना चाहूँगा कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो पहले 15-20 दिन आपका हेयरफॉल बढ़ जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं कि अरे हेयरफॉल बढ़ रहा है, रिएक्ट कर रही है, बंद कर देते हैं। मिनॉक्सिडिल का असर आने में 1 महीने का टाइम लगता है, और उसके पहले वो एक्चुअली हेयर लॉस बढ़ा देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिनॉक्सिडिल आपको बंद भी करना है तो उसका एक तरीका होता है, उसको हम टेपरिंग कहते हैं। धीरे धीरे आप डेली कर रहे हो, अल्टरनेट डे करो, फिर ट्वाइस इन अ वीक करो, वंस इन अ वीक करो, फिर उसको स्टॉप करो, तो आपको ये रिबाउंड हेयर लॉस कम मिलता है। ओके, हाँ, दैट्स वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोग मतलब यूज़ कर रहे होंगे ये दवा ऑलरेडी, सालों से चल रही है, और लाखों लोग मतलब यूज़ करते हैं ये मेडिसिन जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है ओके विमेन में ज़्यादा नहीं है रिलेटिवली, बट फिर भी कितना डिफरेंस होगा प्रोपोर्शन में? प्रोपोर्शन में अगर हम सिग्निफिकेंट हेयर लॉस की बात करें तो इफ़ देयर आर 10 men देयर विल बी 1 lady, तो इतना डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सीवियर हेयर लॉस की। लेकिन अगर हम सिर्फ हेयर लॉस की बात करें, माइल्ड हेयर लॉस, तो स्टैट्स ये हैं कि 50 to 60% men at some point of their life have hair loss. I'm not saying hair fall तो सबको है, हेयर लॉस। फीमेल्स में ये आंकड़ा कुछ 30 to 40% है, और जनरली ये माइल्ड रहता है। ओके, तो लेकिन मतलब पिछले 10 सालों में जो फीमेल पेशेंट्स हमारे जो ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अवेयर भी हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फीमेल्स में भी अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, पोस्टपार्टम बोलते हैं कि ये, हाँ, पोस्टपार्टम वो हेयर फॉल है, वो नॉर्मल है। अच्छा, वो हेयर लॉस नहीं है, पोस्टपार्टम
क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन बहुत बढ़ जाते हैं। तो कई लेडीज़ आपको ये बताएंगी कि उनके लाइफ का बेस्ट हेयर कब था, जब वो when they were expecting। सो उस समय ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है। Okay. जैसे ही आप डिलीवर करते हो आपकी ईस्ट्रोजन में बिल्कुल डिप आता है, ईस्ट्रोजन पर वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, तो आपका एक टेम्प्रेरी हेयर फॉल होता है। मदरहुड, पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम मदरहुड अपने एक स्ट्रेस के साथ आता है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो डिलीवरी के 2-3 महीने बाद 3-4 महीने का मैसिव हेयर फॉल भी बिल्कुल नॉर्मल है। उससे कई लेडीज़ घबरा जाती हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट पे चली जाती हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टेम्प्रेरी फेज़ है, आपके बाल सारे वापस मिल जाएंगे। यही चीज़ पोस्ट कोविड हेयर लॉस में भी है, यही चीज़ पोस्ट डेंगी हेयर फॉल, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये वापस आ जाते हैं बाल। इसको हम टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जो कि 3-4 महीने का मैसिव हेयर फॉल है, बट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। क्या नाम लिया आपने? इसको कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम। एफ्लूवियम। Yes. ओके। अगर कोई नोटिस करे कि उसके बाल थिन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या होने चाहिए उस इंसान के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड फॉर यू, अगर आपने उसको अर्ली पकड़ लिया, आपने खुद ही नोटिस कर लिया कि बाल पतले हो रहे हैं, तो पहला स्टेप है आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए। अगर आपको कहीं गैप्स दिख रहे हैं अपनी न्यूट्रिशन में, आपकी स्लीप साइकिल में, अपने हैबिट्स में, तो उस पर वर्क करिए। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। दूसरा, मेडिकल एडवाइस लेने से मत झिझकिए। कई बार लोग रहते हैं कि नहीं, हम तो वही अनियन जूस लगा के ठीक कर लेंगे, हम कुछ ये घरेलू नुस्खा, वो आप सब करो, लेकिन मेडिकल एडवाइस भी ले लो, क्योंकि इसको हम कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर आपने सही टाइम पे हेयर लॉस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट, सर्जरी, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। तो वो आप सही टाइम पे यूज़ करें मेडिकल एडवाइस, और जेन्युइन मेडिकल एडवाइस से आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। हर ट्रीटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो आप समझिए अपने डॉक्टर से, और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ओके। एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस से सच में बहुत फ़र्क पड़ता है? मेजर। अगर आप जैसे अभी हमने बात की, हेयर लॉस बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम अपनी पिछली जनरेशन की बात करें, हेयर लॉस होता था बट कम लोगों को होता था। एक सर्टेन एज के बाद होता था, 5th डिकेड की प्रॉब्लम मानी जाती थी, 40+ में बॉल्डनेस, तो वो नॉर्मल था। आजकल हेयर लॉस की हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम यंग लोगों में हो रही है, अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम बन गई है। क्यों ये पिछले 20 साल में क्यों ये शिफ्ट हुआ? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ डाइट। हमने ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की, वो सालों, वो 100 साल की बात है, लेकिन ये हमने 15 साल में ये ट्रांजिशन देखा है। अचानक हेयर फॉल के पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया है, तो ये लाइफस्टाइल है। आज की डेट ही बात करें तो मेरे पास कोई इसका स्टैट्स नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल सोचें, गांव में ये कम है प्रॉब्लम, अर्बन एरियाज में, शहरों में ये थोड़ी सी ज़्यादा है प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, वाटर, पोल्यूशन, डाइट, स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ों का लाइफस्टाइल का मेजर रोल है हेयर फॉल में, नॉट द प्रेडोमिनेंट रोल। प्रेडोमिनेंट अभी भी हार्मोन्स एंड जेनेटिक्स हैं, बट ये रोल बढ़ता जा रहा है लाइफस्टाइल का। मतलब हमारी भी गलती है, हम सब कुछ हार्मोन्स के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते। सब कुछ हार्मोन्स के ऊपर नहीं है। क्या फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग से हेयर लॉस होता है, या ये मिथ है? ये टोटल मिथ है, और ये मिथ बस करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे उसमें चल रहा है कि फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग से हेयर लॉस होता है। इसमें कई बार आपके दर्शक बोलेंगे कि डॉक्टर अब शैम्पू प्रमोट कर रहे हैं। मैं शैम्पू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं शैम्पू नहीं बनाता हूँ, मैं शैम्पू नहीं बेचता हूँ। शैम्पू एक साबुन है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करें। जैसे आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप बॉडी के लिए साबुन यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपके सर के लिए शैम्पू है। आप चाहें तो साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बालों में ड्राइनेस आएगी थोड़ी सी। तो शैम्पू से हेयर फॉल नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्सेसिव शैम्पू। आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं शैम्पू, आप दिन में 2 बार नहा सकते हैं, बदन दिन में 2 बार फेस वॉश कर सकते हैं, दिन में 2 बार हेयर वॉश भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एंड ऑयलिंग क्या सच में इम्पॉर्टेंट है, या वो एक ऐसा स्टेप है जिसको मिस किया जा सकता है? देखिए, अगर ऐसी मतलब अगर आप सोचें तो हेयर ऑयलिंग एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, और लेट्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें ज़्यादा हेयर फॉल है हमसे, हम जितना हमारे अंदर है हेयर लॉस उतना उनमें भी है। तो हेयर ऑयलिंग का हेयर लॉस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। तो रूट को बिल्कुल स्टिमुलेट नहीं करता है नॉर्मल ऑयल, कोकोनट, बादाम। आयुर्वेदिक ऑयल, मेडिकल ऑयल्स वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हम आमतौर पे घर पे इस्तेमाल करते हैं ऑयल, उसका रूट पे कोई फ़र्क नहीं है। उसका काम है हेयर को कंडीशन करना। और ज़्यादा मैंने भी बचपन में किया हुआ है, मेरी मदर ने मेरे साथ किया हुआ है कि हेयर फॉल हो रहा था। एक बार मुझे कुछ फीवर के बाद मैं रिकवर हुआ था, मुझे याद है बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मुझे याद है 3 महीने पूरे टाइम मेरे सर पे ऑयल रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, और न किसी के साथ होता है। लेकिन वो एक हमारे लिए एक इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, जो मतलब इतना बहुत ज़रूरी नहीं है।
ऑयल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब रात में लगा के सोना सेफ है क्या? नहीं, ये गलत तरीका है। तो अगेन हमारे जब हम ऑयल लगाते हैं बोलते हैं, बड़े प्राउडली बोलते हैं हम रात भर लगा के हमने छोड़ा, उससे आपसे फंगस अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले रहे हो। तो अगर आप 30 मिनट अपने बालों पे तेल लगा के छोड़ रहे हो तो आपको तेल का बेनिफिट मिल रहा है। ओके। तो सही तरीका यही है। क्या गरम लग करके लगाना चाहिए? गरम से कंडीशनिंग इफेक्ट थोड़ा सा बेटर होता है क्योंकि आपके हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेशन बेटर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा गरम से स्किन भी जल सकती है। तो ल्यूक वार्म हो या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्टिकुलर तेल जो अच्छा रहता हो, कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल? कंडीशनिंग के लिए, बालों की चिकनाहट के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। अगर आपके ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयली स्कैल्प है तो आप माइल्डर तेल जैसे बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, अनियन ऑयल ये आपकी रूट के लिए अच्छा है। तो अगर आपको एज अ एंटी हेयर लॉस कुछ लगाना है तो फिर आप कैस्टर ऑयल एक आप तेल बना सकते हैं जो उसका बेस बादाम का हो, उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल, थोड़ा सा अनियन ऑयल मिला के आप उसको यूज़ करें तो आपको हेयर में हल्का सा स्टिमुलेशन, हेयर रूट में स्टिमुलेशन दे सकता है। ओके। तो जब हम ऑयल लगाएं, हम यहाँ पे भी लगाएं और नीचे भी लगाएं? अगर आप नारियल तेल लगा रहे हैं तो आप सिर्फ नीचे लगाएं। अगर आप कंडीशनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लगाना वेस्ट है। लेकिन अगर आप ये आयुर्वेदिक ऑयल कोई लगा रहे हैं, रोजमेरी ऑयल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सर पे लगाने का फायदा है। ओके ओके, चंपी से लगाने का फायदा है। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? हाँ, अगर आपको एज अ हेयर ग्रोथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 बार ऑल्टरनेट डे यूज़ करना चाहिए आपको। 30 to 45 मिनट्स कॉन्टैक्ट छोड़ना चाहिए। क्या हेलमेट फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से, मतलब करना ही चाहिए अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो, क्या उससे बाल गिरते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है क्योंकि इसका एक थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड है। कुछ सालों पहले तक मेरा ये मानना था, या अगर अभी आप किताब पढ़ें तो उसमें यह है कि कैप पहनने से, हेलमेट डालने से कुछ हेयर लॉस का फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। अगर आप टाइट हेलमेट बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो कम होता है। करेक्ट। ठीक है, जैसे पहले बोलते थे ना आप कैप पहनोगे तो हवा नहीं लगेगी। हाँ। हवा, जो रूट को हवा, ये वाली हवा नहीं मिल रही है, ब्लड का ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अगर आप बहुत टाइट हेलमेट बहुत समय तक पहनेंगे तो आपकी स्किन कंप्रेस हो जाती है, जिससे आपके ब्लड वेसल भी कंप्रेस होते हैं, ब्लड फ्लो कम आता है। इसका नाम है हाइपोपरफ्यूजन। तो हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मीन्स ब्लड का पेनिट्रेशन। तो ये कम हो सकता है अगर आप बहुत टाइट हेलमेट बहुत लंबे समय तक पहन रहे हैं, जिससे एक इनडायरेक्ट हेयर लॉस हो सकता है, पॉसिबल है। जब आप हेलमेट उतारते हैं, कैप उतारते हैं, वहाँ पे 5 बाल जो चिपके हुए हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रूट में ब्लड फ्लो कम हुआ है 5-6 घंटे के लिए लगातार, वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम पॉसिबल है। तो ये शायद उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है जो डिलीवरी सर्विस करते हैं। हो सकता है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप 10-10 घंटे के लिए टाइट हेलमेट पहन रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा ढीला पहन सकते हैं, वो ढीला विद द बकल एंड ऑल, ताकि उनका हेड भी सेफ रहे। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स से ये प्रॉब्लम हेयर लॉस की स्टार्ट हो सकती है? नहीं, आई वोंट थिंक सो। बर्थ कंट्रोल पिल्स से हेयर फॉल टेम्परली बढ़ सकता है, जिसको अगर हमने टेलोजन एफ्लूवियम कहा, बट उससे हेयर लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ सुना नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं है, ना आज तक किसी पेशेंट ने इसको कंप्लेन किया। इनफैक्ट कई बार हम लोग एज अ हेयर लॉस ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उन पेशेंट में जिनको बहुत पीसीओडी हो। पीसीओडी आजकल फीमेल्स में कॉमन हो गया है। तो अगर पीसीओडी की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ की जाते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और वो आपके हेयर में इस सिनेरियो में हेल्पफुल हो सकता है। इट्स नॉट कि हर हेयर लॉस पे हम बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं। बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो में जहाँ पीसीओडी है, ब्लड टेस्ट पे हार्मोन में एबनॉर्मलिटी इम्बैलेंस पाया गया, तब कुछ पेशेंट्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस यूज़ किया जाता है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है? डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मोर हेयर लॉस एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, आई डोंट थिंक। नहीं। क्या हेयर लॉस रिवर्सिबल हो सकता है? पार्शियली। सो अगर आपका हेयर लॉस, हेयर थिनिंग 50% से कम है तो अब ही आपको ट्रीटमेंट से फुल रिवर्सल मिल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हेयर लॉस एपरेंट ही तब होता है जब आप अपने 50% बालों का वॉल्यूम लूज कर चुके हो। ये बफर है। तो जब आपके बालों की वॉल्यूम 100 से 50 हो गई है तभी आपको नेकेड आई में पता चलेगा कि आपका हेयर लॉस है। तो जनरली जब तक पेशेंट्स अलर्ट होते हैं, जब तक वो हमारे पास आते हैं, उनका मोर देन 50% हेयर लॉस हो चुका है, तो हम उनको वापस उस स्टेज पे नहीं ला पाते जिस पे वो थे, बट 20 to 30% इंप्रूवमेंट तब भी मिल जाता है हमें। ओके। तो पार्शियली रिवर्सिबल है हेयर लॉस। अगर
टाइमली पकड़ लिया जाए तो फुल्ली और अगर रिवर्सिबल। टाइमली आपने जो अलर्ट हैं, जिनके फैमिली में चल रहा है, बहुत शुरू से वो देख रहे हैं, अगर अर्ली पकड़ ली तो फुल रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। यहाँ पे आपकी स्टोरी हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। आप बताइए ज़रा आपकी जर्नी कैसी रही। तो देखिए, मेरे फैमिली में हमेशा से हेयर लॉस रहा है। मेरे फादर भी बॉल्ड हैं, तो मुझे शुरू से ही अलर्ट था मैं इसमें, मतलब इवन बिफोर मेडिकल स्कूल मैं अलर्ट था इसको लेके, और उस समय मैं पढ़ता रहता था। एंड इनफैक्ट हमने डिस्कस किया, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन। तो मैंने शुरू से ही उसको टाइमली, अभी आपके जो पॉडकास्ट मैनेजर हैं वो मिनॉक्सिल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने मिनॉक्सिल बहुत टाइम पहले लगाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम DHT ब्लॉकर्स कहते हैं, वो मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं टू प्रिवेंट हेयर लॉस और हेयर हेल्थ को बचाने के लिए। प्लस क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट पिछले 10 साल से, जब से चीज़ें पॉपुलर हुई हैं, जब से हमारा कॉन्फिडेंस आया है, PRP वगैरह, तो मैं हर 3-6 महीने पे ये सारे ट्रीटमेंट भी करवाता रहता हूँ। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं ये? तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है PRP। PRP। हाँ, तो मैं DHT ब्लॉकर्स पे हूँ, मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ, और मैं PRP कभी 3 महीने पे, कभी 6 महीने पे, डिपेंडिंग ऑन द हेयर लॉस स्टेटस, वो मैं यूज़ करता रहता हूँ। PRP क्या है? PRP है, फुल फॉर्म इसका है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है अभी। इसमें पेशेंट का ब्लड, जैसे जब मैं करता हूँ तो मैं ब्लड अपना देता हूँ 30 ml, इसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज मतलब स्पिन किया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं। ओके। प्लेटलेट्स में से फिर ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है, और फिर वो माइक्रो इंजेक्शन से सर पे डाला जाता है। दिस इज ग्रेट साइंस। सो दिस इज लाइक गुड, इट्स नॉट great, it's mildly effective, but without any side effects. I'm stimulating my hair, I'm preventing further hair loss. इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सोसोम्स आजकल बड़ा पॉपुलर है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, स्टेम सेल्स आ गए हैं अब हेयर लॉस के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस पे क्या ट्रीटमेंट सूट कर रहा है, किसको कितना ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस है, उसको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। पर्सनली मैं PRP यूज़ करता हूँ एज अ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट। स्टेम सेल्स और ये सब आप यूज़ नहीं करते? अगर कभी मुझे लगेगा कि PRP का वर्क नहीं हो रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, तो आई डेफिनेटली यूज़ स्टेम सेल्स, जिसको हम रीजेनरा कहते हैं, वो आई यूज़ ऑन माई सेल्फ, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैं पेशेंट में यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो इफ़ नीडेड आई विल डू दैट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। एंड ये प्रिवेंटिव है, ये क्योर नहीं है? देखिए, हेयर लॉस का तो कुछ भी क्योर नहीं है, सब कुछ मैनेजमेंट है। तभी मैं 10 साल से कर रहा हूँ, और हमने कहा आगे 20 साल तक भी करता रहूँगा। जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, ट्रीटमेंट अपग्रेडेशन, ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे, बट कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। परफेक्ट मैनेजमेंट है, करेक्ट। हेयर सब कुछ मैनेजमेंट है। हेयर लॉस इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जैसे मैं वर्कआउट करता रहूँगा टू स्टे हेल्दी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक मुझे फिट रहना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अपने डाइट पे ध्यान देना है, जब तक मुझे अपने बाल बचाने हैं, मुझे उस पर ध्यान देना है। लाइफ में कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है? एक लेमन की तरफ बात करें तो ट्वाइस टू थ्राइस में जनरली हमारा काम चल जाता है। बट कई बार जिनके लिए प्रोफेशनल नीड है, मॉडल्स, एक्टर्स, वो बहुत अर्ली स्टेज से जिसको हम कहते हैं ना ग्रेड 1 से हेयर ट्रांसप्लांट में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी हेयरलाइन उनको परफेक्ट चाहिए, उनके लिए एक प्रोफेशनल नीड है। तो फिर वो 5 to 6 टाइम्स भी करवाते हैं। जैसे सलमान खान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अर्ली हेयर लॉस था, अर्ली टाइम से स्टार्ट किया, तो मल्टीपल ट्रांसप्लांट्स उन्होंने कराए। आज 1 फिंगर एरिया बॉल्ड था तब कराया, 2 साल के बाद पीछे का एरिया बॉल्ड हुआ तब कराया। तो इस तरह से आप 6-7 ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। सो बॉडी के हर पार्ट पे अलग अलग नंबर ऑफ हेयर होते हैं, राइट? करेक्ट। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि हाथ ठीक रहेगा या किसी का अंडर आर्म ठीक रहेगा? नहीं, तो इसमें देखो, ये सारे परमानेंट हेयर हैं। इस एरिया के हेयर को छोड़ के जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए, इसके अलावा बॉडी के सारे हेयर परमानेंट हेयर हैं। हमारे साथ पता नहीं भगवान ने क्यों किया ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। सो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम हेयर की थिकनेस देखते हैं, उसका ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं कि क्या इसको क्या, जैसे अगर मेरे हाथ का बाल करें तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन जिनके थिक हेयर हैं यहाँ पे, तो और हमें लगता है उसमें लेंथ आ रही है, और उनको एक तो निकाला जा सकता है, और निकाल के अगर मैं लगाऊंगा तो ये हमें एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। तो जो भी हेयर हमें लगता है कि ये ग्रोएबल है, उसको हम ट्रांसप्लांट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर छोटा, यहाँ तो छोटा छोटा ही आता है, तो आप सर में लगाते हो अगर किसी लड़की की, तो वो लंबा भी हो सकता है? नहीं, तो दोनों, इसीलिए हम कहते हैं यह ग्रोइंग हेयर होना चाहिए। इसलिए मेरे हेयर छोटे आते हैं, पतले आते हैं, तो कोई बेकार है, तो इसको ट्रांसप्लांट यूज़ करना इज़ अ वेस्ट। लेकिन जिन लोगों के लंबे बाल होते हैं, चेस्ट पे, बैक पे, इवन कुछ लोगों के यहाँ पे फिंगर्स पे भी लंबे बाल, थिक हेयर आते हैं, तो उनको हम ट्रांसप्लांट में यूज़ कर सकते हैं। लंबे हो सकते हैं? जितने लंबे यहाँ हो रहे हैं उतने ही लंबे सर पे भी होंगे।
अच्छा, तो इसको हम स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं, टेम्पल्स में फ्रंट में यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बियर्ड हेयर की का ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, साधु आपने देखे इतने लंबे बालों के साथ होते हैं, तो उनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसको डोनर डॉबिनस कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाल अगर मैं सर पे लगाऊं तो वो सर की तरह ग्रो होगा, वो यहीं के बालों की तरह ग्रो होगा, इतना ही लंबा ग्रो होगा। तो कई बार हम लोग आईब्रो ट्रांसप्लांट करते हैं, पर्टिकुलरली लेडीज में। जब से आजकल तो माइक्रो ब्लेडिंग ज़्यादा पॉपुलर है, बट उससे पहले आईब्रो ट्रांसप्लांट करते थे। तो उनको बोलते थे कि देखो आपके ये वाले हेयर यूज़ कर रहे हैं, आपको थ्रेडिंग और ट्रिमिंग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करवानी पड़ेगी, क्योंकि आईब्रो पे लग रहा है लेकिन वो इतना नहीं रहेगा, वो लंबा होता रहेगा। तो आपको ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ेगी। सो गुड, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मतलब एक कोई मूवी आई थी उसमें एक था लंबे लंबे आईब्रोज। तो आपने किसी सेलिब्रिटी का कर रखा है ट्रांसप्लांट? काफी सेलिब्रिटीज का। आप नाम बता सकते हैं कुछ का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मिला। वीरेंद्र सहवाग, वीरू भाई, उनका ट्रांसप्लांट हमारे साथ हुआ है। बैडमैन ऑफ बॉलीवुड गुलशन ग्रोवर जी, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। और भी क्रिकेटर्स हैं, पार्थिव पटेल, इंटरनेशनल क्रिकेटर साइमन डूल, और मेरी कॉम, द लेजेंड ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। तो फीमेल ट्रांसप्लांट मिस मेरी कॉम जी का हुआ है। एंड कुछ बॉलीवुड वेटरन्स है, हर्ष छाया, उनका ट्रांसप्लांट हमारे साथ हुआ है। और भी कई हैं जो हम नाम नहीं ले सकते हैं, बट ये वो हैं जिन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है कि यू कैन डिस्कस अबाउट अस। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाओ, ओके। आपको खुद को बहुत एक्साइटिंग लगा होगा ना जब पहली बार कोई सेलिब्रिटी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो। देखो मैं मतलब एक रिक्रिएशनल क्रिकेटर रहा हूँ, तो जब वीरू भाई आए थे तो बहुत एक फ़ैन मोमेंट था वो हमारे लिए, कि नॉट जस्ट फॉर मी, द एंटायर टीम के लिए एक फ़ैन मोमेंट था। तो प्रेशर बहुत होगा? प्रेशर बहुत था, क्योंकि डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट भी था एंड ही वाज सहवाग। तो बड़े सारे थॉट्स चल रहे थे, एज अ डॉक्टर, एज अ फैन, एंड ही इज़ लाइक अ लेजेंड, इज लाइक एन इंडियन नेशनल ट्रेजर। तो वो सारे थॉट चल रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और हम डॉक्टर्स हमेशा एक लॉ से डरते हैं, मर्फीज़ लॉ, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा डरते हो कि यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ हो जाती है गड़बड़। बट ठीक है, गॉड वॉज काइंड, तो वो सब कुछ सॉर्टेड आउट हो गया। हाउ वाज ही एज अ क्लाइंट? वाज ही फन? ही वाज लॉट ऑफ फन। सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर में कि हम बेहोश नहीं करते हैं पेशेंट को, सो हैड ऑल द स्टोरीज। आपको कौन से बॉलर से डर लगता है? शोएब अख्तर इज लाइक द जो मैंने फेस किया, ही वाज द फियर्सेस्ट बॉलर। सो बहुत सारी स्टोरीज थे कि कैसे रहा, कैसे प्रेशर हैंडल करते थे वो। उनका वो सिंगिंग, गुनगुनाने वाला बड़ा पॉपुलर था, तो उसके मैंने बोला कि आप सर्जरी के दौरान नहीं गुनगुना रहे हो। बोला अभी तो मैं कंफर्टेबल हूँ, प्रेशर में नहीं हूँ। प्रेशर में आप हो, आपको गुनगुनाना चाहिए। बोला मैं बैटिंग में प्रेशर में था तो मैं गुनगुनाता था टू वर्ड ऑफ माइंड। अभी तो मुझे क्या करना है, मैं तो लेटा पड़ा हूँ। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो गुनगुना लो। सो ही वाज वेरी वेरी गुड एज अ पेशेंट। ही वाज लाइक द मॉडल पेशेंट। मैंने बोला दर्द तो नहीं हो रहा है? बोले टेंशन नहीं है, स्पोर्ट्समैन को दर्द नहीं होता, करो करो जो करना है करो। तो ये कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। एंड एट अ स्ट्रेच हमने 6 घंटे का प्रोसीजर किया था उनका। सो इट्स लॉट ऑफ फन। वेरी नाइस। और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई क्या उन्होंने आपको? वीरू भाई की मतलब हमने इनके प्रेशर हैंडलिंग के बारे में मैंने उनसे पूछा था कि एक फेज़ भी आया था जब क्या था। बोला कुछ नहीं होता था, क्रिकेट एक बार आके मैं बैट रख देता था और वो बैट रख के भी 1 महीना क्रिकेट के बारे में सोचना नहीं। तो दैट वाज लाइक रिजुविनेशन फॉर मी, कि टेंशन नहीं था। तो वो बोला कि यही था। प्लस मैंने उनसे पूछा था कि टेस्ट मैच में इतना अग्रेसिव बैटिंग, 295 पहला 3rd सेंचुरी ऑफ इंडिया और छक्का मार रहे हो, दैट टू सकलेन मुश्ताक, अ ग्रेट बॉलर। तो बोला भाई ऐसा है कि I did not want to be the second Sachin Tendulkar. I could not be the second. Sachin Tendulkar was great. I had to make a niche for myself. तो इसीलिए मैंने वो फ्लैम्बॉयंस अपनाया, इसीलिए वो मैंने फास्ट पेस किया कि लोग मुझे सहवाग क्यों जाना कि सहवाग, क्योंकि a different batting style. So that's why I wanted to do something different. तो इस पर एक बुक भी बनी है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, कि अगर आप भेड़ की चाल में लकीर के फ़कीर बनोगे तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए। यू हैव टू मेक योर नीश फॉर योर सेल्फ। वही वीरू भाई ने बताया कि वो मैंने किया एंड इट वाज अ रिस्क ऑल्सो, बट आई वाज सक्सेसफुल। तो अभी आप 300 पे जानते हो, लेकिन मुझे जानते हो कि मैंने छक्का मार के 300 बनाया, मैंने छक्का मार के डबल सेंचुरी बनाई। सो दैट वाज द फ्लैम्बॉयंस ऑफ सहवाग, विच इज़ द रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो वही एक सक्सेसफुल वर्सेज एन एवरेज इंडिविजुअल में शायद वो डिफरेंस है। So that's something I learned from him. That's such a nice story. Thank you for sharing. Pleasure. So regrowth देखने में after a hair transplant कितना टाइम लगता है? 6 months एक मिनिमम टाइम पीरियड है जब आपको एक अच्छा लुक आता है। बट हम अपने पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि 1 साल की जर्नी है ये। वी कॉल इट्स मोर लाइक प्रेगनेंसी डिलीवरी। 9 महीने में डिलीवरी आएगी, तो वेट करो 9 महीने। सो 6 to 9 months इज द टाइम जब आपको अच्छा, यू फील हैप्पी अबाउट द प्रोसीजर. Okay, now this one is a little awkward. I'm not sure if you're comfortable talking about it, but it's anyway on the list, so I'll ask you.
I don't know if it is a myth or not, but does masturbation cause hair loss? Yeah. So it's an interesting question, particularly coming from you. I have been asked this question before also, and it's a question that people want to know about. क्योंकि एक myth है that first of all, there is what is excessive masturbation. That's a different debate, but masturbation is abnormal. पहले तो हम इस पे बात करें. Masturbation is not abnormal. It is as normal as having intercourse, as having sex. And इस पे भी एक मूवी भी आई थी, Oh My God Part 2. That was a beautiful movie. Yes. So the message is that कि masturbation is normal. एंड इट डज़ नॉट कॉज हेयर फॉल. जो है ना कि कमज़ोरी आ जाती है और ये हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इट्स कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ही बेसिस ही नहीं है बिटवीन हेयर लॉस एंड मैस्टरबेशन. फिर जब मैंने लास्ट टाइम इस पर डिस्कस किया था तो कमेंट आए थे नहीं ब्रह्मचर्य से होता है. ब्रह्मचर्य इज़ डिफरेंट. ब्रह्मचर्य में नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. आप ध्यान लगा रहे हैं, आप डाइट अच्छा ले रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप बैड हैबिट्स में नहीं हैं, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं. दैट एंटायर थिंग इज़ ब्रह्मचर्य. तो आपके पूरे हेल्थ पे बेनिफिट देगा और आपके हेयर पे भी ऑफकोर्स बेनिफिट देगा. सो नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य. What we know for sure is masturbation will not cause hair fall. कोई लिंक ही नहीं है. Okay. So it's a myth. It's a total myth. Thank you for busting it for us. क्या hair transplant एक painful procedure है? Not painful, but not painless also. So hair transplant को आप एक डेंटल प्रोसीजर की तरह मानो. इसमें जब आप दांत उखड़वाते हो तो थोड़ी सी पेन, थोड़ा सा स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है. बट अगर डॉक्टर ने अपना काम अच्छे से किया, पेशेंट ने अच्छी केयर ली, जो दवाइयाँ सही टाइम पे ली, तो काफ़ी रीजनेबल कंफर्टेबल जोन में आप रहते हो. बट अगर मैं बोलूँ ये पेनलेस है तो इट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट. इट्स नॉट पेनलेस, बट ऑन अ स्केल ऑफ 10, ज़्यादा अगर हम 10 को माने वर्स्ट पेन ऑफ देयर लाइफ एंड 0 इज़ नो पेन, तो ज़्यादातर पेशेंट ट्रांसप्लांट के डिस्कम्फर्ट को, पेन को 2 to 3 रेट करते हैं कि हमें एक हफ्ते तक ये 2 to 3 रहा, मैनेजेबल रहा. पेन किलर खा के हमने 0 कर लिया, बट विदाउट पेन किलर 2 to 3 हुआ. सो ये है. Is this a dangerous procedure in any way? हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर के तौर पे बिल्कुल सेफ है अगर आपने अपने स्टेप्स को ठीक से किया. जी. आप एक लाइसेंस्ड डॉक्टर उस प्रोसीजर को कर रहा है, उसको क्या करना है उसको पता है, तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है. बट फिर क्यों हादसे सुनने को मिलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में? जितने भी हादसे हमने सुने हैं, चाहे वो इंडिया से आए हों, वो टर्की से आए हों, ये हर जगह ट्रांसप्लांट एक गंदे क्लिनिक में हुआ, शेडी क्लिनिक में हुआ. कानपुर की अगर आप बात करें, शेडी क्लिनिक में पूछने वाली थी आपसे. शेडी क्लिनिक में हुआ. डॉक्टर लाइसेंस्ड क्वालिफाइड नहीं थे, कई जगह डॉक्टर ही नहीं थे, ना डेंटिस्ट ना कोई टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सैलून्स में ट्रांसप्लांट हो रहा है. तो क्या प्रॉब्लम आई वहाँ पे? इन्फेक्शन. ओटी साफ़ ही नहीं था, इक्विपमेंट में बैक्टीरिया, लाइट में बैक्टीरिया, बेड में बैक्टीरिया, जो कॉटन लगा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जाके फ्लैश ईटिंग इन्फेक्शन मिला. दूसरा एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी. एनेस्थीसिया की एलर्जी है कि नहीं वो चेक नहीं हुई, आपने एनेस्थीसिया लगा दिया, पेशेंट को रिएक्शन हो गया. एनेस्थीसिया का जहां आपको 100 ml यूज़ करना था, आपने 200 ml यूज़ कर दिया. क्यों? आप चाहते थे, आपको 6 घंटे में सर्जरी ख़त्म करनी थी, पर आप बोले नहीं आज ही कर देते हैं, आपने 12 घंटे सर्जरी कर दी. डबल एनेस्थीसिया डोज कर दिया, पेशेंट के ब्लड में एनेस्थीसिया चला गया. तो यहाँ पे जब आप गलत तरीके से प्रोसीजर करते हो तब आप पेशेंट को रिस्क पे डालते हो. पेशेंट को हमने बोला आप एंटीबायोटिक खाओ, बोलो नहीं हम तो एंटीबायोटिक हमने मिस कर दी, इन्फेक्शन आ गया. तो मोस्ट ऑफ वैसे ज़्यादा इतने कोई डेथ्स नहीं मिले आज तक, मेरे ख्याल से 10 या 11 डेथ्स हैं, लाखों करोड़ों ट्रांसप्लांट हुए हैं. लेकिन वो सारे ही नेग्लिजेंस की वजह से हुए हैं. तो अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, सही स्टेप्स यूज़ करते हो, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, तो इट्स अ सेफ प्रोसीजर. बट अगर आप कटौती करते हो, लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपने यूट्यूब पे वीडियो देख के आपने सोचा मैं ट्रांसप्लांट कर दूं, तो वहाँ पे पेशेंट रिस्क पे आ जाता है. हाउ डू वी टेस्ट के कौन सा क्लिनिक सेफ है? कोई छोटे मोटे कोई तरीके हो जानने के? सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन रिसर्च. आप उसकी क्लिनिक पे, वेबसाइट पे जाइए, देखिए वहाँ पे डॉक्टर कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है. जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो इंडिया में क्वालिफिकेशन मानी जाती है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ENT सर्जन्स. ये
इंडियन क्वालिफिकेशन है। इंटरनेशनली जनरल सर्जन्स भी करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी अलाउड है कुछ कंट्रीज़ में। तो हर कंट्री का अपना अपना लॉ है। इंडिया में अनसेड लॉ है डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन एंड ENT सर्जन। तो आपको वेबसाइट पे देखना है कि जो आपका डॉक्टर है वो पहले तो डॉक्टर है कि नहीं, जहाँ पे आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, कौन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। दूसरा, उसकी रेपुटेशन आपको एक ऑनलाइन रिसर्च पे पता चल जाती है। गूगल रिव्यूज़ हैं, यूट्यूब पे है, रेडिट पे रिव्यूज़ हैं, आप रिसर्च करके आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप क्लिनिक को आपको विजिट करना है, आपको देखना है कि क्या साफ़ सुथरा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड बड़ी ईजिली कर लेते हो कि क्या ये अच्छा क्लिनिक है या एक एवरेज क्लिनिक है या ये क्वैकरी वाला क्लिनिक है। तो वहाँ से इन सारी चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सही जगह कौन सी है। और अगर बहुत कोई सस्ते में करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। जो आपको अननेसेसरी दिवाली डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, 80% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, जो एक अनरिलीजनेबल प्राइस 30,000 रुपये में ट्रांसप्लांट हो रहा है। हमारा तो टेबल ही सेट होता है 50,000 रुपये का, जो इक्विपमेंट हम टेबल सेट कर रहे हैं वही इतने का होता है। तो जहाँ पे आपको एक मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये रेड फ्लैग्स हैं। आप क्वेश्चंस पूछिए, फिर पता होना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है आपके साथ। फिनेस्टराइड करके भी कोई दवा होती है, उसका यूज़ क्या है? तो देखिए, फिनेस्टराइड एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है फॉर मेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल्स में FDA अप्रूव नहीं है, सर्टेन सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं। तो फिनेस्टराइड एक DHT ब्लॉकर है, मेल हार्मोन ब्लॉकर है, जो हार्मोन बालों को किल कर रहा है उसको ये 30% बॉडी में कम करती है ये मेडिसिन, जिससे आपके बालों में अच्छा इफेक्ट मिलता है। लेकिन ये 100% सेफ मेडिसिन नहीं है, इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो लोग फिनेस्टराइड यूज़ करना चाहते हैं, जिनको रिकमेंड की गई है, उनको साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, रेयर केसेस में मेल ब्रेस्ट जिसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं, डिप्रेशन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड हैं इस मेडिसिन से। तो हम लोग पेशेंट को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट कुछ फील होते हैं तो आपको इमीडिएटली ये मेडिसिन को बंद करना है। अच्छी बात यह है कि मेडिसिन बंद करते ही साइड इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा। बट ये पॉसिबल रिस्क है इस मेडिसिन से, तो दैट्स वाई दिस मेडिसिन इज़ ओनली अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये ओवर द काउंटर नहीं है, मिनॉक्सिडिल ओवर द काउंटर है, आप जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। फिनेस्टराइड एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही केमिस्ट दे सकता है ये मेडिसिन। मिनॉक्सिडिल भी अगर आपने जैसे बोला टेपरिंग करके ख़त्म करनी चाहिए, तो शुरू करने का भी यही तरीका होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट करते होंगे। मिनॉक्सिडिल में जनरली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक दिन से स्टार्ट करो, यूज टू हो जाओ तो ट्वाइस अ डे अगर पॉसिबल है तो उसको कर लो। धीरे धीरे नहीं करते। फिनेस्टराइड में आजकल हम लोग फॉलो करने लगे हैं कि धीरे धीरे डोज को बिल्डअप करना। आप हफ्ते में 3 बार से स्टार्ट करिए, फिर 4 बार, फिर डेली, इस तरह से स्टार्ट करिए और देख लीजिए कि साइड इफेक्ट कैसा तो नहीं हो आ रहा है, रहा, बॉडी पे कैसा जेल कर रही है मेडिसिन, उसके हिसाब से फिर हम डोज को टाइट्रेट करते हैं। MGs में कितनी डोजेज रहती है इन दोनों ये जो इसकी दवाओं की? रिकमेंडेड FDA अप्रूव्ड डोसेज है इन मेन, वो 1 मिलीग्राम पर डे है। बट हम फिनेस्टराइड की बट हम इसको डोजेज में प्ले करते हैं। ओके। एंड मिनॉक्सिडिल की? मिनॉक्सिडिल की 5% 1 ml ट्वाइस अ डे, ये रिकमेंडेड डोज है। बट अगर आप 1 ml रोज़ भी लगा रहे हैं तो हमारा काम चलता है। और ये 1 ml वॉल्यूम बहुत ही आर्बिट्री नंबर था, क्योंकि जब पहला इस पर ट्रायल हुआ था वो 1 ml से हुआ था, वहाँ से ही 1 ml इनफ, इतना वॉल्यूम हो जो आपके पूरे सर पे फैल जाए। लेडीज़ में वो 1.5 से 2 ml हो जाता है, लड़कों में जिन्होंने छोटे बाल रखे हुए हैं उन 0.5 ml में भी उनका काम चल जाता है। बस आपके सर पे फैल जाए उतना काफ़ी है। ओके। औरतों का हेयर लॉस मर्दों से कैसे अलग होता है? बहुत सारे वेज में। सो दो उसका, जैसे मर्दों में इसको कहते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल में उसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। लेकिन लड़कों में प्रिडोमिनेंटली हार्मोनल है, फीमेल्स में ये मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे कॉजेज़ का इंटरप्ले है। इसमें मेल हार्मोन का मेजर रोल है, इसमें थोड़ा सा फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस का भी रोल आता है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि लेडीज़ में कई बार हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा कम मिलता है, आयरन की कमी होती है, उसका बहुत बड़ा रोल आता है। स्ट्रेस लेवल्स का बहुत बड़ा रोल आता है। तो फीमेल्स में ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसीलिए फीमेल्स में जब हम ट्रीट करते हैं हम बहुत सारे एंगल्स को, बहुत सारे लड़कों में ज़्यादा ब्लड टेस्ट भी नहीं करते, हमें पता है क्लिनिकली पता चल जाता है ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट है, स्टार्ट। फीमेल्स में हम प्रॉपर ब्लड टेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशनल, हार्मोनल, इंसुलिन लेवल, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ किया जाता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। सो दोनों में थोड़ा सा नहीं, दोनों फीमेल पैटर्न मेल पैटर्न हेयर लॉस में पैथोजेनेसिस का क्यों हो रहा है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। वेदर कैसे अफेक्ट करता है हेयर लॉस और हेयर फॉल को? सो जब ह्यूमिड वेदर होता है तो हमारे हेयर का टेक्सचर खराब होता है। बारिश में लोग बोलते हैं ना, बारिश के मौसम में हेयर खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा, फ्रिजी हो जाते हैं बाल, चिपचिपे से हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं बाल।
प्लस इसमें फॉर सम रीज़न एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है कि टेलोजन फेज जो हेयर का शेडिंग फेज है वो मानसून में बढ़ जाता है, तभी मेरे बारिश साथ में होता हेयर है फॉल सब मतलब नॉर्थ इंडिया में तो एपिडेमिक आ जाता है हेयर फॉल का ड्यूरिंग मानसून। ट्रू। सो इसका अभी तक मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये होता है मानसून में हेयर फॉल बढ़ जाता है। प्रॉब्ली टेक्सचर कम है, आप वॉश ज़्यादा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉल ज़्यादा टेम्परेली मिल रहा है, तो वेदर का रोल है हेयर फॉल में और हेयर टेक्सचर में। ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर कैसा है, सर्दियों में फिर से ड्राइनेस आ जाती है, गर्मियों में पसीना आके बाल उलझने लगते हैं। तो अगर हम वेदर की बात करें, साल के टाइम की बात करें, तो आई थिंक नॉर्थ इंडिया में मानसून आर द बैड हेयर मंथ्स, जिसमें हेयर फॉल भी बढ़ रहा है, टेक्सचर भी खराब हो रहा है, डैंड्रफ भी ज़्यादा आ रहा है, तो लोग परेशान रहते हैं हेयर फॉल को सर लेके। इस पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है किसी की मदद हो सके तो इसलिए बताऊंगी। पर्सनली इस बार मुझे मानसून में, जो अभी एक्चुअली चल रहा है मानसून सीजन ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे हेयर लॉस कम महसूस हुआ। उसके 2-3 रीज़न है। पहली बात तो मैं प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा खा रही हूँ कंपेयर टू हाउ आई यूज टू ईट लास्ट फ्यू ईयर्स। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरा प्रोटीन इनटेक बढ़ा है। दूसरा, आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड, बिलीव मी, रियली हार्ड टू नॉट टेक स्ट्रेस। I am not overthinking. I am trying to keep my mood in a balanced way. कम सोच रही हूँ उन चीज़ों के बारे में जो मुझे अफेक्ट करती हैं। एंड तीसरा जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि ह्यूमिड सीजन में फंगल एक्टिविटी बढ़ जाती है रूट्स में, क्योंकि बाल थोड़ी नमी आ जाती है बालों में, तो वो बैक्टीरिया का एक्टिविटी बढ़ जाता है। बार बार जल्दी सर्द होने से फ़ायदा होता है। आपके बाल आप साफ रखो। बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमिड वेदर में फंगस को ग्रोथ मीडियम मिल रहा है, तो अगर आप क्लीनलीनेस अच्छी रखते हैं तो इट्स हेल्पफुल। तो मुझे तो पर्सनली इससे फ़ायदा हो रहा है। एंड आई थिंक ये फंगल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में एक सोच है कि बाल तो जितना कम दो उतना अच्छा है, उतना तुम शैम्पू कम लगा रहे हो, केमिकल कम लगा रहे हो, बाल गंदा भी तो छोड़ रहे हो। वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपके बिना शैम्पू के बाल बड़े साफ रह रहे हैं, गुड फॉर यू, जो कि होता नहीं है, मेरे साथ तो नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। बट अगर गंदे हो रहे हैं तो जो शैम्पू लगाने का रिस्क है वो कुछ भी नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो गमीज़ और स्कैल्प स्प्रेज और इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, सब मार्केटिंग है? नहीं, इफेक्टिव तो हैं, लेकिन किस हद तक इफेक्टिव है वो हमें समझना चाहिए। तो गमीज़ में क्या होता है, बायोटिन होते हैं, कुछ सप्लीमेंट, जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं टैबलेट फॉर्म में। अब वो गमीज़ फॉर्म में आ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है अगर वो शुगर फ्री गमीज़ हैं तो। लेकिन जहाँ पे ये टॉल क्लेम्स आते हैं, 10,000 बाल आ गए, 20,000 बाल आ गए, जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने इंस्टाग्राम फीड पे आप देखोगे, तो ये सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। इससे हमें बचना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट का एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, वो उसने इस पर कॉग्निजेंस ले चुका है वो डिपार्टमेंट, क्योंकि हेयर फॉल इज़ अ मेजर नीड। और कुछ कंपनीज़ हैं जो आपके इंस्टाग्राम को फ्लड कर रही हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रही हैं, एंड आपको प्रेशराइज कर रही हैं कि आप खरीदो, आप यूज़ करो, 1,000 रुपये का सीरम, 1,500 रुपये की टैबलेट। तो ये मिसलीडिंग एड्स हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक्टिव हो चुकी है, और बहुत जल्दी इन सारी कंपनियों पे नोटिस भी जाएगा, क्योंकि देयर आर नॉट ट्रू फैक्ट्स। आप किसी को ड्रीम बेच रहे हो कि आप ये वाला सीरम लगाओ और आपके 20,000 नए बाल आ जाएंगे, ये एक ड्रीम है। तो जो परेशान है वो करता है चलो यार ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, कोई नुकसान नहीं है ट्राई करने में, लेकिन जो चीज़ अब पानी बॉटल में भर के बेच दो इस क्लेम में, तो फिर क्या ये बात है। तो वहाँ पे हमें बचना चाहिए। तो दीज गमीज सीरम्स आर नॉट यूजलेस, ये पेप्टाइड्स हैं, बायोटिन है, इनका माइनर रोल है, बट एज अ हेयर फॉल प्रोटेक्टर, नॉट टू ग्रो 20,000 न्यू हेयर इन 2 months। सर ये पैराबेन वगैरह का क्या रोल होता है? वाई आर दे देयर? एंड आजकल तो क्लेम्स की तरह यूज़ होते हैं, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ये क्यों यूज़ होते थे? देखिए, पैराबेन एक प्रिजर्वेटिव है जो सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जिसमें हमें पता चला कि उसमें कैंसर कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी हो सकती है, तो इसीलिए ज़्यादातर अच्छे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो पैराबेन फ्री आते हैं। वही कहानी सल्फेट में भी है कि सल्फेट एक तरह का केमिकल है जो चाहिए आपको, अगर साबुन को इफेक्टिव होना है, गंदगी निकालनी, तो सफाई के लिए सल्फेट चाहिए, तभी वो निकलेगा। लेकिन तभी सल्फेट से ड्राइनेस आ सकती है, सल्फेट से रिएक्शंस हो सकते हैं, तो तभी जो अच्छी क्वालिटी के शैम्पूज़ आजकल आए हैं वो सल्फेट फ्री आते हैं कि बिना सल्फेट के आपको क्लेंजिंग इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कभी सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि अगर बहुत पसीने के बाद आप वर्कआउट के बाद अगर आप शैम्पू, तो आपको क्लीन वो फील नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो गंदगी निकालने की पावर कम है। ऑयल भी नहीं निकाल पाएगा। नहीं, ऑयल के बाद तो सल्फेट फ्री शैम्पू बहुत ही कम काम का है।
सो जब आप बहुत ही सर गंदा हो रखा है आपका, आप एक्सरसाइज से आ रहे हैं, क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर लें प्रॉपर क्लेंजिंग के लिए। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली शैम्पू कर रहे हैं, बहुत गंदे नहीं है बाल, तो फिर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। ओके, ये ड्राई शैम्पूज का कॉन्सेप्ट क्या है? आर दे रियली इफेक्टिव? हाँ, ड्राई शैम्पूज आर अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, नॉट अ ग्रेट थिंग टू यूज़ फॉर डे टू डे बेसिस। लेकिन जब आपके बाल गंदे हैं, ऑयली हैं, और आपको किसी पार्टी में, किसी इवेंट में इमीडिएटली जाना है, आपके पास सर धोने का टाइम नहीं है, तो आप ड्राई शैम्पू करें। ड्राई शैम्पू बेसिकली एक तरह का पाउडर है, तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या पाउडर टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके बालों में जो चिपचिपाहट है वो आपको नहीं दिखती है, आपको बाल क्लीन दिखता है। लेकिन ये केमिकल्स हैं, अगर आप इसको लंबे समय तक छोड़ोगे तो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बालों में इचिंग फील होने लगती है, फ्लेकीनेस आने लगती है। तो ये एक रेस्क्यू चीज़ है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है पानी से साबुन से सर धोने का, तो आपने ड्राई शैम्पू लगा लिया, लेकिन जब आप घर वापस जाएं तो इसको क्लीन ऑफ कर लें। हो सके तो रात में ही कर लें, नहीं तो अगले दिन बेटर है रात पे कर लें। एक 5-6 घंटे भी आप छोड़ देते हो तो आपके स्कैल्प पे इचिंग होने लगती है। क्या स्कैल्प स्कैन या AI बेस्ड स्कैन्स ये हेल्पफुल हो सकते हैं? हाँ, हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। जो AI बेस्ड स्कैन्स हैं वो हम एक रफ स्क्रीनिंग टूल की तरह हम काम करते हैं कि आपकी हेयर थिकनेस कैसी है, हेयर वॉल्यूम कैसा है। एक रूट में जो हम ग्राफ्ट की बात की, एक ग्राफ्ट में कितने बाल हैं, आपके बालों की थिकनेस क्या है, ओवरऑल डेंसिटी कितनी है बालों की। तो इससे हमें एक स्टैंडर्ड आइडिया मिल जाता है कि आपके बाल ठीक हैं, ग्रेड 1 की थिनिंग है, ग्रेड 2 की थिनिंग है, कैसा हेयर लॉस है। प्लस इसको हम ट्रीटमेंट की एफिकेसी को फॉलो करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये स्टेटस था, अब ट्रीटमेंट बात, क्योंकि नेकेड आई में दिखने में टाइम लगता है, पिक्चर्स में इंप्रूवमेंट बहुत टाइम लगाता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में उसको देखें तो चीज़ें थोड़ी सी अर्ली हम कैच कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके लिए TDS टूल्स यूज़ करते थे, मैनुअल टूल्स यूज़ करते थे, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज़ें थोड़ी सी क्विक हो गई हैं। अब डेंसिटी चेक करते होंगे ना? डेंसिटी, थिकनेस, सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। डैंड्रफ कितना है, स्कैल्प सेंसिटिविटी कैसी है, स्कैल्प की हीट कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। स्मूदनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट्स, क्या ये बालों के लिए अच्छे हैं? तो जिस बाल में लग रहा है वो डेड पार्ट में इस पे, उसके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन न्यू ग्रोथ जो रूट है वो तो अनटच्ड है, फिर से नए बाल आ जाने हैं जो नॉर्मल आने हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी कभी यूज़ करना है, बहुत फ्रिजीनेस हो रही है, तो मैं अपने पेशेंट्स को मना नहीं करता हूँ कि अच्छा आप हेयर बोटॉक्स मत कराओ, केराटिन मत कराओ। बाल रफ हैं तो आप करा लो, जिनको शौक है कि मैं स्ट्रीकिंग करा लूँ, हाईलाइट करा लूँ, मैं उनको भी मना नहीं करता। शौक है तो करा लो, इससे आपके रूट पे डैमेज नहीं होगा। 1-2 चीज़ें बस आप ध्यान रखो कि जहाँ से भी आप करा रहे हो उनको बोलो कि नीचे का 1 सेंटीमीटर छोड़ दें, ये केमिकल स्कैल्प पे न लगें, सिर्फ बालों में करें। एक बार जब कलर चढ़ जाए तो आप हेड वॉश अच्छे से कर लें। तो ये सब बेसिक अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, केयर रखते हो, तो ये चीज़ें रिलेटिवली सेफ हैं। अगर आप हेयर कलर यूज़ कर रहे हो और स्कैल्प पे रगड़ रहे हो तो फिर वहाँ से वो रूट में जाएगा, ब्लड में भी जाएगा। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट, एक स्टडी आई थी कि हेयर कलर और किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर में एक लिंक पाया गया। सो ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली यूज़ करनी है। आई थिंक इट्स लॉजिकल। किडनी का काम होता है ब्लड को प्योर करने का, प्योरीफाई करने का। उनको हेयर कलर के केमिकल के पार्टिकल्स मिले ब्लैडर में, किडनी में। किडनी बेचारी अपना काम कर रही थी, पता चले उसी में कैंसर फैल गया। तो ये आप अगर आप वही सही तरीके से आप यूज़ करो तो आप रिस्क, बहुत लो लेवल रिस्क पे चल रहे हो, बट आपको सही तरीका बस पता होना चाहिए। तो जो कलर यूज़ कर रहे हैं, हेयर केराटिन वगैरह कर रहे हैं, बस आप नीचे का 1 सेंटीमीटर छोड़ दें, उसके बाद आप करें नीचे का। हाँ, जो आपकी स्किन पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना है, यू आर गुड। ओके, बट वैसे उसमें से कुछ ऐसी फ्यूम्स भी निकलती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्कैरी एंड दे आर वेरी स्मेली। स्मेली, वही जो हीट करते हैं। द मोर द केमिकल द मोर द प्रॉब्लम, बट जुडिशियस यूज़ करना है, बैलेंस बना के रखना है। ऐसे भी बोलते हैं ना कि हल्के नम बालों पे गरम टूल्स नहीं लगाने चाहिए। हाँ, वो और धुआं निकलता है, और धुआं और बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हीट जनरेट हो रही है वहाँ पे ज़्यादा। आजकल टर्की बहुत पॉपुलर हो रहा है ट्रांसप्लांट्स के लिए, व्हाई इज़ इट सो? सो लास्ट 5 ईयर्स में टर्की काफ़ी एक हब बना, इंटरनेशनल हब बना हेयर ट्रांसप्लांट का, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड। उसकी रीज़न है, एक तो जोग्राफिकली ब्लेस्ड है वो, यूरोप एंड एशिया का के बीच में, सेंटर में, सो यू गेट द यूरोपियन फील एट एशियन प्राइस। सो ये एक फ़ायदा मिला। कोविड से पहले इंडिया में हमारे पास अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, USA, यूरोप के बहुत पेशेंट्स आते थे, उनको टर्की मिला क्योंकि अब हाफ डिस्टेंस पे उनको चीज़ें मिली। प्लस कुछ रूल्स भी लैक्स थे वहाँ पे, तभी वहाँ पे जिसको टर्किश डॉक्टर्स ही ब्लैक मार्केट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जहाँ पे जो अपने इंडिया में भी देखा होगा, टेक्नीशियंस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, पेशेंट एक फैक्ट्री बना दी है हेयर ट्रांसप्लांट की। तो फिर वहाँ से
कम क्वालिटी के हेयर ट्रांसप्लांट निकलने लगे, कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। तो अभी पिछले आई थिंक लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ टर्किश गवर्नमेंट ने अब वहाँ पे रूल को स्ट्रिक्ट किया है कि डॉक्टर होना चाहिए। जैसे इंडिया में, यूएसए में, दुबई में जो रूल्स हैं वही टर्की में भी फॉलो किए जा रहे हैं कि डॉक्टर होना चाहिए। ये मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको, सिर्फ फ्लैशी इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, अंदर मेडिकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो अब टर्की एज अ हब अब उसका थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि वो अब जो ब्लैक मार्केट की मशरूमिंग हो गई थी टर्की में, वहाँ पे लगाम वहाँ की गवर्नमेंट लगा रही है। वहाँ के जो लेजिटिमेट डॉक्टर्स हैं वो अब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि नाम धीरे धीरे ख़राब होने लगा था टर्की का बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी रेगुलेट हुई हैं। तो वो जो लो कॉस्ट इन अ फैंसी एटमॉस्फेयर का एक जो लॉ और लग्जरी बनाई गई थी, उस पर अब थोड़ी सी कमी आ जाएगी टर्की में। सर, यूथ में लाइक यू कैन से मे बी इन 20s और 30s, आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जनरली लोगों को प्रॉब्लम रिसीव नहीं हुई होती है। तो देखिए 30s में तो अब इट्स नॉट यूथ एनी मोर, ठीक है। हाँ, 20s एंड टीन्स दैट इज़ यूथ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। प्रोटीन, आयरन, ओमेगा कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो आप पढ़ें कि क्या क्या आपकी डाइट में जो आपको पसंद है उसमें कौन से फूड आइटम्स में सारी चीज़ें हैं, उसका आप सेवन करें। स्मोकिंग इज़ अ हेयर किलर, तो वो जहाँ तक कम करें उतना अच्छा है। वेपिंग इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सेफ। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी हैबिट्स का ध्यान रखना है, समय से सोना, 6 to 8 आवर की स्लीप लेना। उस साइकिल को, उस सिकार्डियन रिदम को, अगर आप 10 बजे या 11 बजे सोने के हैबिचुअल हैं, ट्राई करें कि 10 से 6, 10 से 7 जो भी आप सो रहे हैं उसको मेंटेन करें। स्ट्रेस लेवल को मिनिमम रखना है। स्ट्रेस फ्री कोई नहीं रह सकता, लेकिन उसको एक बैलेंस्ड के तौर पे रखना है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है तो दिन के 3 से 5 मिनट मेडिटेशन ऐड करना विल टेक यू अ लॉन्ग वे। एंड सही टाइम पे प्रॉब्लम को पकड़ लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, डिनायल में न जाना, और सही टाइम पे मेडिकल एडवाइस, मेडिकल गाइडेंस ले लेना। दैट विल ऑल्सो टेक यू अ लॉन्ग वे इन योर हेयर जर्नी। हेयर ग्रेइंग के ऊपर भी आप प्लीज़ थोड़ा बताएं कि हेयर ग्रेइंग क्या रिवर्स की जा सकती है अगर किसी के प्री मैच्योरली शुरू हो गई हो? ये कीवर्ड है यहाँ पे, प्री मैच्योर। सो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग उसको बोलते हैं जब आपके 35 साल की एज से पहले अगर बालों में सफ़ेदी आ रही है तो ये प्री मैच्योर है और इस पर वर्क किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट को सबसे पहला सवाल है कि क्या आपकी फैमिली में ही चला? अगर जवाब है हाँ, तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जवाब है ना, आपकी फैमिली में नहीं है प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम पेंटोथेनेट, पाबा, जिसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। उससे हम लोगों कई लोगों में देखा है सफ़ेद बाल एक्चुअली ब्लैक होते हुए, क्योंकि न्यूट्रिशन का रोल होता है हेयर वाइटनिंग में। क्या था? कैल्शियम पेंटोथेनेट और पाबा, ये 2 चीज़ें हैं। पाबा, हाँ, PABA, पाबा, हाँ, ओके। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये इसके सप्लीमेंट लेने से आपके प्री मैच्योर्ड ग्रे हेयर ब्लैक हो सकते हैं, चांसेस हैं। हिट एंड ट्रायल होता है, लेकिन कई पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट मिलता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन वर्क्स द बेस्ट। प्लस अब इसमें कई लोशन सिरम्स भी आए हैं लगाने को, ग्रेवर्स, डार्कनिल, जिनका भी थोड़ा बहुत मेलानिन जो कलर पिगमेंट जो कलर देता है बालों को, उसको स्टिमुलेट करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप 3 से 6 महीने इनका इस्तेमाल करके देखें। कई लोगों को फ़ायदा भी मिलता है, जिनको फ़ायदा मिलता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ और समय तक। अगर हमें लगता है 3 महीने में कोई इफेक्ट नहीं आया तो मैं बोलता हूँ फिर ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। अगर कलर वगैरह करना हो तो वो आप यूज़ कर लो। कलर से ज़्यादा वाइट नहीं होता है, ये भी एक मिथ है कि कलर कर लो तो और वाइट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेफली कर सकते हैं। अमोनिया फ्री, लेस PPD। कुछ लोग PPD जो अगेन ब्लैक कलर वाला जो केमिकल होता है वो भी इतना थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो आजकल बहुत अच्छे कलर्स, PPD फ्री हेयर कलर्स भी आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे हेयर ग्रेइंग क्यों जल्दी हो रही है आजकल, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? हेयर ग्रेइंग के 2 ही है, स्ट्रेस, पुअर डाइट। जैसे आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, और आपका जो मेलानिन पिगमेंट का जो पंप है वो वीक होने लगता है। वही डाइट में भी अगर ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है आपके डाइट में, तो भी मेलानिन पिगमेंट का पंप वीक होने लगता है और आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अफ्रीका में ये कुपोषण की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में बहुत कॉमन है। उसको हम कहते हैं फ्लैग साइन। तो अफ्रीका में आपको पता है कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी न्यूट्रिशन कई बार कम हो जाता है। तो बच्चों में देखा जाता है थोड़ा सा बाल वाइट ग्रो हो रहा है, फिर ब्लैक है थोड़ा सा, फिर वाइट ग्रो हो रहा है। तो जिस समय उसको थोड़ा सा बेटर न्यूट्रिशन मिला उस समय कलर आ गया, लेकिन फिर जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर पिगमेंट डाउन होकर वाइट हो गया। इसको फ्लैग साइन बोलते हैं। तो मैल न्यूट्रिशन में एक प्रॉब्लम होती है क्वाशियोरकर,
जो अफ्रीका में ही देखी जाती है। तो क्वाशियोकर में बच्चों में ये बालों में फ्लैक्स साइन मिलता है, और इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बालों के कलर के लिए। प्री मैच्योर ग्रेइंग मैंने भी एक्सपीरियंस की है। आपने अगर किया? हाँ, कि अगर आप 35 से पहले आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने फील की वो चीज़। एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट माई ओन केस वाज दैट इट वाज सडन। आई डोंट नो, सडनली आई सॉ कि हाँ काफ़ी है, एंड उससे पहले बिल्कुल नहीं थे। तो वही कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल पीरियड रहा होगा मे बी, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया। और ये But रिवर्स possible. किया जा सकता है हाँ, क्या? ये कई पेशेंट में रिवर्स हो जाता है ये। इट्स नॉट अ 100% गारंटीड ट्रीटमेंट। आई स्टिल कॉल इट अ 50-50 ट्रीटमेंट, बट इट्स वर्थ ट्राइंग, क्योंकि कोई प्रॉब्लम साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन ट्रायल अगर आपको कंसर्न है उसका तो ट्रायल बनता है। I've got a very interesting question for you. ओके, आप ये स्किन ट्रीटमेंट्स आउट ऑफ 10 रेट करिए मेरे लिए प्लीज, एंड देन वील डू अ सिमिलर वन फॉर इंग्रेडिएंट्स। ओके, बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद स्किन ट्रीटमेंट्स। ओके, आउट ऑफ 10 हाइड्रोफेशियल, 6, PRP, 6, केमिकल पील, 7 to 8, बोटॉक्स, 9. Fillers. It does what it's supposed to do. Okay. Filler 8 to 9. माइक्रो नीडलिंग, 9, both for hair and skin. so For good. hair I would say 7, but for skin 9. लेजर रिसर्फेसिंग, इंडियन स्किन के लिए आई वुड से 7, वाइट स्किन के लिए, कॉकेशियन स्किन के लिए 9 लेजर रिसर्फेसिंग। कार्बन फेशियल, फॉर एक्ने 8, वाओ, ओके, वेरी इफेक्टिव। मेसोथेरेपी, 5, डर्माप्लेनिंग, 1, it's shaving. I Dermaplaning, know. yeah. I saw a live example. Dermaplaning is just shaving. In fact, सिर्फ 5 साल पहले पॉपुलर हुआ था, वर्ड आया था dermaplaning. Waste of money. हाँ, मैंने डॉक्टर पूछा कि भाई ये शेविंग, दिस इज शेविंग, व्हाई आर यू इवन डूइंग इट? डर्मेटोलॉजिस्ट ने पूछा, नहीं, देयर इज नो अदर वे ऑफ रिमूविंग फाइन हेयर, लेट द पेशेंट डू इट हरसेल्फ, शेव। सो पैसे नहीं बनेंगे। डर्माप्लेनिंग 0, Hair transplant, 9, cupping, कपिंग और हिजामा 3। 3. ये तो बहुत लोग कराते हैं. पर वो मसल रिकवरी के लिए अच्छा है, जॉइंट के लिए अच्छा है, वो हेयर और स्किन के लिए आपको ब्रूज और चोट देगा, नॉट दैट मच। वो दिखते हैं धब्बे, धब्बे दिखते हैं, और लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं कपिंग जो करते हैं हेयर लॉस के लिए, कि आपकी स्किन से हम हार्मोन खींच रहे हैं, ऐसे नहीं खींच सकते हार्मोन। सो नो। सेलिब्रिटीज कौन से स्किन ट्रीटमेंट्स कराते हैं? सबसे पॉपुलर स्किन ट्रीटमेंट्स कौन से हैं सेलिब्रिटीज में? ये अगेन ये ट्रेंड और फैट्स ये चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पॉपुलर जो अभी भी हैं सेलिब्रिटीज़ में, बोटॉक्स एंड फिलर्स इज़ वेरी कॉमन आफ्टर अ सर्टेन एज, एंड दे डू व्हाट दे आर सपोज टू डू इफ दे आर डन प्रॉपरली. Facials like laser facial, which we call laser toning, and hydra facials are very very popular, and they are good, and they are okay. Like again ऐसा कुछ नहीं जो बोलते हैं ग्लास स्किन वगैरह नहीं आती है, वो तो जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों में ही होती है, बट इट डज इम्प्रूव योर स्किन इफ यू डू इट रेगुलरली. थर्ड, salmon sperm facial has become very common, जिसको मेडिकली हम लोग PDRN बोलते हैं. So these are also very popular and okayish. They are not game changers, but they are good skin boosters. कोई गेम चेंजर ट्रीटमेंट भी है क्या? A game changer facelift surgery अगर अच्छे से की जाए तो it's a game changer. It's wonderful, but it's a big major procedure. But it's very it's expensive too, and maybe. expensive depending on the skill of the doctor and expertise of the doctor. It's quite expensive. It's a major procedure. But abdominoplasty, you here, you cut here, it everywhere. and But then they pull. But it changes you. So Yeah. it is actually a game changer. But invasive, very very invasive. Please rate these ingredients that are used on skin. Niacinamide. 5, Oh, I use it. Yeah, that's Okay. good. Vitamin C. 7, Retinol. 8, Hyaluronic acid. 7, Salicylic acid. 7, Glycolic acid. 6, Ceramides. 6, Peptides. 6 to 7, Azelaic acid. 7, Zinc oxide. 9. It's Very that good sunscreen. Very good sunscreen. Okay. Without any problems, without any less chemical, very good sun protection. Zinc oxide is what cricketers use. जो white आपको सफेद- दिखता है, सफेद सा। सफेद सा, that is zinc oxide. अच्छा, सनस्क्रीन्स भी दो टाइप की होती है ना, फिजिकल एंड केमिकल, Yes. राइट? Yes. So this is a physical sunscreen. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? So physical sunscreens are reflectors. राइट. आया और सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया. Okay. केमिकल सनस्क्रीन्स आर एब्जॉर्बर्स, तो वो अपने जो लेयर है उसमें एब्जॉर्ब कर लेती हैं.
केमिकल सनस्क्रीन्स आर नॉट वेरी सेफ, दे आर नॉट गुड फॉर किड्स बिकॉज वो स्किन में और ब्लड में जाती Absorb हो रही हैं. हैं. एंड इकोलॉजिकली ऑल्सो लॉट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट दैट हमने खूब सनस्क्रीन लगाया, अब नहाए तो पानी में गया और आपके ओशंस को पोल्यूट कर रहा है. सो दो इट्स अ फार फेच्ड थिंग, बट विद एक्सेसिव यूज इट मे बिकम रियल समडे. सो एज मच एज पॉसिबल फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज़ करने चाहिए हमें. अच्छा, तो ये जो आजकल बहुत टॉक चल रही है सनस्क्रीन्स आर नॉट गुड फॉर यू, स्टॉप यूजिंग देम, क्या ये केमिकल ये सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन की बात हो रही है. बाकी जब लोग बोलते हैं ना विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन डी आप इतना भी आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो कि वो नहीं होगा. मिल जाए दैट इज आपको. अगेन फार फेच्ड थिंग, बट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल सनस्क्रीन इज थोड़ा सा नेगेटिव है. बट पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन गिव अ वाइट टेक्सचर, वाइट टिंट, वो अच्छा नहीं लगता. सो दैट्स वाई केमिकल सनस्क्रीन, बट इफ पॉसिबल यूज फिजिकल सनस्क्रीन्स. फिजिकल सनस्क्रीन्स इफेक्टिव होती हैं? इफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट उसके लिए अच्छा. आपको थिक लेयर लगानी पड़ेगी, वाइट दिखना पड़ेगा, तब वो इफेक्टिव होती है. इसलिए लोग कतराते हैं. तभी केमिकल सनस्क्रीन आए. ओके, परफेक्ट. Yeah. Thank you. We All had right. a wonderful session. चलो.